लेकिन ये जरूर पूछेगा कि प्रकाश का स्पीड बताइए निर्वात या हवा में। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश का जो वेग है वो निर्वात में ज्यादा होता है कि हवा में? निर्वात में, क्योंकि निर्वात और हवा में दोनों में स्पीड प्रकाश का यही होता है, तो फिर कैसे कह रहे हैं आप निर्वात में ज्यादा? क्योंकि निर्वात का मतलब कोई मीडियम नहीं, और हवा एक क्या है? माध्यम है। हवा में कण आपको मिलेंगे छोटे छोटे, निर्वात क्या है? अंतरिक्ष, वहां पे कोई कण नहीं मिलेगा। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, या प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से या जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देखते हैं अथवा देखने का। तो वस्तु दिखती कैसे है? जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है ना, और यहाँ पे है सूर्य, प्रकाश का एक सोर्स, और यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो देखने की क्रिया कैसे होती है? तो सबसे पहले प्रकाश कहाँ पे जाएगा? वस्तु पे, और वस्तु से टकरा के कहाँ पे आएगा? हाँ, तब ये वस्तु हमको दिखेगा। अगर डायरेक्ट प्रकाश की किरण अगर आपको आंखों पर आ रही है तो केवल प्रकाश से आप वस्तु को नहीं देख सकते हैं। वस्तु को देखने के लिए प्रकाश पहले वस्तु पे जाना चाहिए, वहां से टकरा के तब कहाँ पे आएगा? आपतित। क्योंकि जब हम लोग प्रतिबिंब भी बनाते हैं ना, तो वस्तु को अगर इधर कहीं रखते हैं ना, तो वस्तु से ही प्रकाश निकलता है, देख रहे हैं? तो ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? वस्तु से, और वस्तु पे कोई प्रकाश का सोर्स होगा, वहां से आ रहा होगा। जैसे ये वस्तु है, तो इस वस्तु पे प्रकाश इस सूर्य से आ रहा है, यहाँ पे भी प्रकाश किसी सोर्स से आ रहा होगा, या खुद ये एक सोर्स होगा प्रकाश का, और तब ये निकलते हुए आएगा और जहाँ पे टकराएगा वहां पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। उसी प्रकार वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले ये क्रिया होनी चाहिए कि प्रकाश उस वस्तु पे जाता है और फिर वस्तु से टकरा के हमारे आंखों तक जाता है। इसी प्रकार से इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन भी कह सकते हैं, है ना, कि प्रकाश पहले यहाँ से, ये टोटल ये माध्यम कौन सा है? हवा है। हवा से होते हुए कहाँ पे गया? वस्तु पर। वस्तु एक अलग माध्यम हो सकता है, डेंसर या रेयर मीडियम। तो इस वस्तु से टकरा के और फिर ये हवा में ही जाने लगा। आ किस में रहा? किससे आ रहा था? हवा से, और फिर टकरा के जा किससे रहा? हवा। अगर इसको ये माध्यम नहीं मिला होता तो ये यहाँ पे टकराता? नहीं टकराता। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक मीडियम से जैसे दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके सरफेस से टकरा कर फिर वो अपने माध्यम में लौटने लगते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो इस पे हम लोग इसको समतल दर्पण पे हम लोग प्रकाश का परावर्तन समझते हैं, ठीक है ना। प्रकाश में तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश एक माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हमारी आंखें किसी वस्तु को, और प्रकाश आप बताएं ऊर्जा का रूप है। अगर प्रकाश की विशेषता पूछे या प्रकाश के गुण पूछे तब आपको बताना है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश का वेग निर्वात या हवा में 3 × 10⁸ होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, पता है ना, क्योंकि इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। बिना माध्यम के भी एक जगह से दूसरे जगह, जैसे सूर्य से निकलते हुए प्रकाश धरती पे आ रहा है, अंतरिक्ष में कोई मीडियम है? नहीं है, तो तब बिना मीडियम के भी वहां से यहाँ आ गया। तो इसलिए ये कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश का परावर्तन देखिए, केवल समझना है, ठीक है, क्योंकि ये नोट्स आप लोग इसका बना लिए। प्रकाश के परावर्तन से केवल 2 ही क्वेश्चन पूछता है, वो आप लोगों को पता है क्या? प्रकाश के परावर्तन के बस, या पूछेगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा मिरर है? समतल दर्पण है। यहाँ पे लिख देते हैं समतल दर्पण। ये इसका सरफेस हो गया, यहाँ से आ रही है प्रकाश की किरण, तो ये आ रही है इसलिए इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। आती हुई किरण को और जाती हुई किरण को, क्योंकि वे परावर्तन हो जा रहा है प्रकाश का ना जी, परावर्तित किरण।
और बीच में क्या होता है अभिलंब। इस पे एक सवाल भी आप लोग पूछे थे हमसे कि सर यदि किसी प्रकाश की या हाँ वही ये किसी आपतित किरण का जो एंगल है वो कितना डिग्री का है 60 डिग्री का। आपतित किरण का एंगल जो है वो सरफेस के साथ वो एंगल कितना डिग्री का है, तो फिर परावर्तित किरण का एंगल क्या होगा बताइए 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि अब देखिए इधर का टोटल एंगल, अच्छा चलो ये बताओ अगर आपतित किरण का जो एंगल है वो 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा 30 डिग्री परावर्तन कोण, क्योंकि ये 60 है तो इधर भी, और ये क्योंकि टोटल इधर 90, ये 60 डिग्री है तो 30 डिग्री है, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आपसे। ये आपतित किरण है और ये क्या है अभिलंब है। समझ में आ रहा है ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। ये हो गया एंगल आई और ये हो गया। दो सवाल इसमें हमेशा याद रखिएगा। एक पूछता है प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो पहला नियम आपको ये बताना है कि आपतित किरण परावर्तित किरण है ना, और ये होता है आपतन बिंदु जिसपे तीनों आके एक दूसरे को काटते हैं या मिलते हैं। 2 नंबर का आता है एग्जाम में। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये ना आपतन बिंदु है, इस पे डाला गया लंब, ये तीनों, ये पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी एंगल आई बराबर एंगल। बस हो गया। बाकी इसमें आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम तो हो गए है ना जी, और एक होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम के प्रकार। जैसे प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार के सरफेस से होता है, एक होता है एकदम चिकनी सतह से है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नियमित परावर्तन, और एक होता है अनियमित परावर्तन। उसमें से सवाल नहीं आ सकता, बस पढ़ाने के लिए बता दिया जाता है कि अगर प्रकाश की किरण एकदम चिकनी सतह से परावर्तित हो रही है तो वो कौन सा परावर्तन हो जाएगा नियमित, यानी अपने नियम के अनुसार ये जा रही है। लेकिन अनियमित परावर्तन जो होता है ना उसके लिए सरफेस चिकनी नहीं होता है, या तो रूखड़ा होगा या टेढ़ा मेढ़ा होगा। और यहाँ पे जो प्रकाश की परावर्तन होता है, जैसे मान लो यहाँ से आया ये तो कभी दूर भाग गया, या ऐसे आया तो एकदम नजदीक से निकल गया, यहाँ भी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर ही होगा कभी भी, लेकिन ये सरफेस जो है वो चिकना नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। ये है प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, पहला और दूसरा, या पहला दो बोल दो नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या है यदि प्रकाश का परावर्तन किसी समतल सतह या चिकनी सतह से होता हो तो वो, और यदि रुखड़ी सतह से होता हो तो अनियमित परावर्तन। ये क्या है प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं प्रकाश के परावर्तन, कौन कौन। नियमित परावर्तन क्या होता है जो परावर्तन समतल सतह से होता हो, और अनियमित परावर्तन जो रुखड़ी सतह से होता है। हाँ ये एंगल आई एंगल आर, दो इसमें सबसे इंपोर्टेंट चीज है यही जो बताएं प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा इस बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये पहला नियम। दूसरा नियम ये आई और हमेशा बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन में, अपवर्तन में नहीं। अपवर्तन में बराबर नहीं होता है, इसके बाद वाला चैप्टर अपवर्तन है ना, उसमें कभी भी आई और आर बराबर नहीं होता है, वो हमेशा या तो छोटा या बराबर हो गया तो फिर अपवर्तन ही क्या हो तो परावर्तन हो गया, है कि नहीं। ठीक है, और दूसरा नियम ये एंगल आई और एंगल
आर, ये आपस में बराबर होते हैं। बस अब पहुंचते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रतिबिंब पे। इसमें एक और चीज मिलता है, किरण पुंज, किरणों का समूह, है ना जी। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले उसको समझ लेते हैं। किरण पुंज, प्रकाश पुंज, इसका दो नाम है, या आप किरण पुंज कह दीजिए या प्रकाश पुंज। पुंज का मतलब पूंजी, समूह, किसका समूह? किरण का, या तो जहाँ पे बहुत सारे किरण आके इकट्ठा हो गया वो हो गया किरणों का समूह। तो वो 3 प्रकार से किरणों का समूह बनता है। या तो किरणें इस प्रकार से बहुत सारी किरणें हो सकती है, देख रहे हैं, यही किरण हो सकती है, ठीक है। या फिर किरणें ऐसे हो सकती है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए ना जी, ऐसे ऐसे नहीं होगी। और या फिर इसी प्रकार से ये बाहर की तरफ फैलने लगे, ये फैल रहा है और ये इकट्ठा हो रहा है। ये सब किरणों का समूह है, ये सारी किरणें हैं जितना दिख रहा है आपको। किरण पुंज क्या होता है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, या किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। कितने प्रकार के होते हैं ये? देखिए तीनों का यहाँ पे फिगर बना है। ये कौन सा की पुंज है? अभिसारी या अपसारी? हाँ? अभिसारी। और ये इसका 2 नाम और भी है, अपसरित। अब अपसारी अपसरित दोनों एक साथ मिल रहा है, अपसरित या अपसारी, देख रहे हैं दोनों का आ गया अप। तो ये याद हो जाएगा इस तरीके से कि यदि प्रकाश पुंज की किरणें किसी सोर्स से या किसी माध्यम से निकलते हुए एक बिंदु पे आके क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए, उसको कहते हैं सॉरी अभिसारी ना जी। क्या कहते हैं? और इसका एक और नाम संश्रित। अभिसारी या जैसे दर्पण पढ़ते हैं ना आप लोग, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? यहाँ पे ये काम करता है। अच्छा, दोनों में प्रकाश की किरणों को कौन इकट्ठा करता है, अवतल या उत्तल? अवतल या उत्तल में, दोनों में कौन दर्पण प्रकाश किरणों को एक जगह पे इकट्ठा करता है? कल बताए थे अवतल, क्योंकि सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश किरणों के एक बिंदु पे, तो यहाँ प्रकाश किरण इकट्ठा हो रही है, क्या कहते हैं इसको? अभिसारी किरण पुंज। और इसी को कहते हैं अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? क्यों? ये क्वेश्चन भी आता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो क्योंकि अवतल दर्पण से प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पे आके क्या हो जाती हैं, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और वैसे ही उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण, क्योंकि प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से टकराने के बाद फैलती जाती है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं फैल रही है। ये क्वेश्चन आता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं वहां पे कि उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद आगे बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी। ये है कौन सा दर्पण? अभिसारी किरण पुंज। और अभिसारी दर्पण किसे कहेंगे? अवतल दर्पण को। इसमें कंफ्यूजन नहीं ना है। अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण को। क्यों? प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों? प्रकाश किरणों को फैला देता है। ठीक है, तो सोलर कुकर में किसका यूज किया जाएगा? उत्तल, क्योंकि सोलर कुकर यानी वहां पे एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, उष्मा का। उष्मा आएगा प्रकाश से, और प्रकाश इकट्ठा होगा कहाँ से? अवतल दर्पण से कि उत्तल? अवतल।
यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये सबसे लास्ट का टॉपिक आप लोगों को लिखवाए होंगे, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो ये स्टार्टिंग में ही बता दिए, ये याद रखना है। इसके बाद आता है हमारा प्रतिबिंब। इसमें एक और टॉपिक है पारदर्शी, पारभाषक, अल्पपारदर्शी, तो ये ऐसे ही याद रहता है सबको, है ना। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? पारदर्शी माध्यम बोलिए। बाहर निकल जाए, पारदर्शी माध्यम क्या होता है? ये होता है प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय, इसको भी समझ लीजिए साथ में, ऑप्टिकल मीडियम। पूछा जा रहा है तो बताया कीजिए आप लोग, ठीक है। प्रकाशीय माध्यम 3 प्रकार के, कौन कौन? पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, यही ना होता है, अल्प पारदर्शी, और तीसरा अपारदर्शी। इसको पारभाषक भी कहते हैं। किसको? अल्प पारदर्शी का पारभाषक। अल्प का मतलब कम, यानी ऐसा माध्यम जिसे प्रकाश की किरण एकदम कम मात्रा में बाहर निकले, ठीक है, तो उस माध्यम को हम लोग कहेंगे अल्प पारदर्शी। कोई ऐसा माध्यम बताइए जहाँ से प्रकाश किरण एकदम कम मात्रा में बाहर निकलता हो। घिसा हुआ कांच, केवल कांच नहीं, कांच, केवल कांच कहिएगा तो पूरा बाहर निकाल देगा, वो कौन सा माध्यम होता है? पारदर्शी। अगर पीछे कलई नहीं किया गया हो, तो पीछे अगर कलई किया गया हो तो वो प्रकाश किरणों को परावर्तित करेगा, बाहर नहीं निकालेगा। जैसे अगर मान लीजिए ये कांच है, समतल दर्पण, तो प्रकाश की किरण भेजे तो ये सीधा निकल गया। कब? जब पीछे कलई नहीं किया जाता। अगर कलई किया गया है तो ये ऐसे भेज रहे हैं तो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर बाहर चला जाएगा, या एंगल बना के भेज रहे हैं तो एंगल बना के ऐसे आएगा, है कि नहीं। तो इसलिए पारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम जिसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः बाहर निकल जाए, पारदर्शी माध्यम। ऐसा माध्यम जिसे प्रकाश किरण बहुत कम मात्रा में बाहर निकले, अल्प पारदर्शी। और जिसे प्रकाश किरण बाहर निकले ही नहीं, उसको अपारदर्शी। समझ में आ रहा है? प्रतिबिंब क्या होता है, याद है किसी को? तो बताइए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? इमेज। किसी को नहीं याद है? प्रतिबिंब 2 प्रकार के बनते हैं, आभासी। आभासी प्रतिबिंब हम लोग समतल दर्पण में बना सकते हैं, अवतल दर्पण में भी बना सकते हैं, और उत्तल में भी बना सकते हैं। ये एक ऐसा प्रतिबिंब होता है जो समतल में तो हमेशा आभासी ही बनता है। कौन सा? वास्तविक नहीं, आभासी। जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण हम भेजें, ठीक है, एक और प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, भेजते हैं, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा, ठीक है, वस्तु यहाँ पे है, लेकिन हमको पता है प्रकाश किरण जहाँ पे टकराएगी वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। ये टकरा रही है, कहाँ टकरा रही है, ये तो और आगे बढ़ाओगे और फैलती जाएगी। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा ही नहीं, इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा दर्पण के। तो इसको डॉट डॉट लाइन से पीछे ले जाते हैं, इसको डॉट डॉट लाइन से पीछे ले जाते। यहाँ पे बन गया हमारा, बना कौन सा दर्पण था ये? समतल। एक और प्रतिबिंब हम बनाते हैं अवतल में। ये हमारा अवतल, ये ध्रुव, ये फोकस सी, प्रकाश की किरण ऐसे ऐसे प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे। अब आप देखिए ये दोनों प्रतिबिंबों में आपको डिफरेंस क्या लग रहा है? यहीं से आपको याद हो जाएगा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। क्या डिफरेंस लग रहा है? हमको ये लग रहा है कि यहाँ पे जो इमेज बन रहा है ये दर्पण के पीछे बन गया, और यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो दर्पण के आगे बन रहा है।
लेकिन ये जो प्रतिबिंब होता है वो जितना डिस्टेंस पे ये वस्तु रहता है, अगर वस्तु मान लीजिए इससे 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इमेज भी इससे 10 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा, एकदम इक्वल, साइज भी बराबर, डिस्टेंस भी बराबर। कौन से दर्पण में? समतल दर्पण में। इसको हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? जो दर्पण के कहाँ बन जाए? पीछे, उसको आभासी कह सकते हैं। जो दर्पण के पीछे बने उसको कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे? आभासी। और सेम सेम बने। यहाँ पे इसका पोजीशन बदल जाता है, वस्तु को रखिएगा ऊपर, प्रतिबिंब बन रहा है नीचे, उल्टा, इसलिए इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा प्रतिबिंब? या उल्टा प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब या काल्पनिक भी कह सकते हैं। काल्पनिक। कौन सा प्रतिबिंब? अब यहाँ समझिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के मिले हमको। एक कौन सा था? आभासी। दूसरा कौन सा? वास्तविक। काल्पनिक नहीं, क्योंकि आभासी का ही काल्पनिक नाम है, ठीक है। और इसका एक और नाम बताइए, सीधा। सीधा। इसको बोलते हैं वास्तविक या उल्टा। इसको बोलते हैं वर्चुअल या रियल, रियल इमेज। और इसको वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब इसमें एक और चीज समझिए, जब आप कोई भी काम करते हैं, जैसे एटीएम जब ऑर्डर कीजिएगा ना ऑनलाइन, तो उसमें ऑप्शन आता है वर्चुअल या रियल। वर्चुअल मतलब इसको फिजिकल भी कहते हैं। उस पर अगर आप क्लिक करते हैं ना तो केवल शो होगा आपके फोन में, यानी केवल उसको हम देख सकते हैं सामने सामने। जैसे मान लीजिए हमको प्रोजेक्टर चलाना है, प्रोजेक्टर पर कौन सा इमेज दिखता है? आभासी या वास्तविक? हमेशा वास्तविक, आभासी कभी नहीं, क्योंकि ये उल्टा होता है और उल्टा जाके प्रोजेक्टर पर सीधा करके दिखा देता है हमको। ये प्रतिबिंब कभी प्रोजेक्टर पर चल ही नहीं सकता है। ये एकदम सामने सामने हम लोग देखते हैं रियल टाइप से, क्योंकि ये काल्पनिक प्रतिबिंब में है। जैसे दर्पण है, दर्पण एकदम सामने मिला, हम भी सामने, हमारा इमेज बना के दिखा दिया, सीधा है ना जी। तो जो चीज एकदम सामने देख रहे हैं, अब जैसे प्रोजेक्टर है, तो प्रोजेक्टर सामने कहाँ होता है? उसमें दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। क्या? पहले प्रकाश निकलेगा, उसके आगे एक दर्पण रहता है। प्रोजेक्टर में देखिएगा शीशा, ये प्रकाश शीशा से टकराएगा और तब शीशा रिफ्लेक्ट करके जाएगा, वो शीशा से निकल के प्रकाश जाएगा प्रोजेक्टर पर, है ना जी। तो जब वो निकला, वो दर्पण से टकराया, वहां पे बना उल्टा प्रतिबिंब, और फिर वो उल्टा जाके आगे क्या करता है? सीधा बना। तो जो भी प्रतिबिंब बनाने के लिए दो तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, वो हमेशा क्या होता है? हमेशा वास्तविक। समझ में आया बढ़िया से? जो डायरेक्ट हम देख रहे हैं वो हमेशा सीधा। इसमें अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब में अंतर, अब देखिए कितना अंतर मिला। पहला अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है। पहला, इधर आइएगा तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, वस्तु ऊपर प्रतिबिंब नीचे, हाइट है ये प्रतिबिंब का, ये वस्तु का। और इधर आइएगा दूसरा, तो ये क्या होता है? हमेशा सीधा बनाता है, वो उल्टा बनाता है और ये सीधा। और क्या दिखा आपको? इसको पर्दे पर उतार सकते हैं, इसको पर्दा पर आप नहीं उतार सकते हैं। चौथा अंतर है कि ये वास्तविक रेखाओं के कटान से बनता है और ये डॉट डॉट लाइन से बना है। वास्तविक रेखाएं तो इधर चली गई, इसका ये पीछे गया, डॉट डॉट लाइन है। तो ये हो गया काल्पनिक रेखा, जिन रेखाओं की केवल हम कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में ये है नहीं, वास्तविक रेखा ये है। और ये होता है वास्तविक रेखाओं के कटान बिंदु से मिलता है, या रेखा के काटने से बनता है। तो ये चार अंतर मिला आपको वास्तविक और आभासी में। या केवल पूछे कि आप बताइए, चलो काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, केवल पूछ रहा है आपसे, अंतर नहीं पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि आप सुनिए ध्यान पूर्वक,
समझिएगा, यहीं पे याद हो जाएगा। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, ये देख रहे हैं, है ना जी। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, कट नहीं रहा है, प्रतीत हो रहा है, जिस बिंदु पर कटती हुई, उसी बिंदु पर बनता है किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक पूछ रहा है तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, देख रहे ना, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कट रहा है, कटता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, कट रहा है, उसको क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। अब इन दोनों को मिला दीजिए तो बन जाएगा प्रतिबिंब। अब केवल प्रतिबिंब पूछ रहा है तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर किसी वस्तु का बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बनता है कि अगर प्रकाश की किरणें, ध्यान से समझिए, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या हो रही है, कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब। अब इसी को अलग अलग कर दीजिए, ये कट रहा है तो वास्तविक, प्रतीत हो रहा है कटता हुआ तो वो हो गया वास्तविक आभासी प्रतिबिंब। इसमें अंतर भी आप लोग लिख सकते हैं, यही फिगर बना के अलग अलग, है ना। ये भी कहे कि भाई वास्तविक प्रतिबिंब को बना के दिखाइए, तो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। आभासी अगर ये आप समतल दर्पण में नहीं बना सकते हैं तो उत्तल में तो बना सकते हैं, क्योंकि उत्तल में आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो दर्पण के पीछे होता है, ठीक है। तो ये हमारा है प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। तो कटती हुई अगर प्रतीत हो रहा है कोई प्रतिबिंब तो बताओ आभासी है या वास्तविक है? कटती हुई प्रतीत हो रहा है तो आभासी, या कंप्लीट अगर कट रहा है तो वो वास्तविक, उसको कहते हैं हम लोग प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? वास्तविक या आभासी। एक होता है अगर जहाँ पे रेखाएं कटती हुई प्रतीत हो रही है वो आभासी, और जहाँ पे कंप्लीट कट रहा है वो वास्तविक। चलिए, इसके बाद क्या टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब के बाद? दर्पण। डायरेक्ट यही ना जी, दर्पण। दर्पण यानी शीशा। दर्पण के प्रकार में ना आएगा गोलीय दर्पण। दर्पण मतलब शीशा, है कि नहीं। अब शीशा क्या करता है? प्रतिबिंब बना के दे देता है या प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है, यही ना उसका काम है। या किसी दूसरे वस्तु का इमेज हम शीशा रख दे, वो या तो गोल हो या समतल हो, है ना, या कटा हुआ हो, वो सब शीशा ही है। तो सारा का काम है क्या? या तो वस्तुओं का इमेज बना देगा, उसमें कोई भी शीशा इमेज तो बनाएगा ना, या प्रकाश की किरणों को क्या कर दे, परावर्तित कर दे। वही दर्पण है, वही शीशा है, ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? समतल। दूसरा गोलिया नहीं जी, चलो पहले परवलयिक लिख लेते हैं, और उसके बाद गोलीय दर्पण। परवलयिक दर्पण पे हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं है, क्योंकि बताया ही नहीं जाता है। वास्तव में उसका भी यूज सीनियर क्लास में बताया जाएगा, हम भी नहीं बताएंगे। परवलयिक दर्पण के बारे में इतना जानिए, ये पूरा गोल नहीं होता है, चिपटा हुआ होता है। ऐसे देख लीजिए, कौन सा दर्पण है ये? परवलयिक। और ऐसे कर दे तो अवतल, है ना, और उल्टा बना दे तो, और फिर इन दोनों को ले जाके मिला दे रहा है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण पूरा गोल होता है ना जी। समतल दर्पण पूर्णतः समतल होता है, एकदम चिकना सरफेस होता है। समतल दर्पण उसे कह सकते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। तो ऐसे ही याद हो जाएगा समतल दर्पण। अब ये भी पूछ सकता है कि समतल दर्पण की कुछ विशेषता बताइए, तो विशेषता आप लोग लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी बता सकते हैं। कैसे? अभी न बताए हैं प्रतिबिंब बना के। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी होता है, वस्तु के बराबर होता है ना जी, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ये भी बता सकते हैं वहां पे। और प्रतिबिंब या वस्तु दोनों का डिस्टेंस दर्पण से एकदम बराबर होता है।
चार चार हो गया विशेषता उसका। परवलयिक दर्पण जो पूर्णतः गोल न हो, और इसके धंसे हुए भाग पर कलई रहता है कि उभरे हुए पीछे, ठीक है, यहाँ पे कलई रहते हैं ना जी। ये कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण जो पूर्णतः गोल हो उसको क्या कहते हैं? अब फिर इसको दो प्रकार में बांटा गया है, ये हो गया अवतल और ये हो गया उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल दर्पण किसके प्रकार है? चलिए गोलीय दर्पण यहाँ पे हम बनाते हैं समझने के लिए बढ़िया से, है ना। ये है गोलीय दर्पण, है ना। और गोलीय दर्पण को अगर हम दो भागों में बांट दें, गोलीय दर्पण समझा रहे थे आप लोगों को। गोलीय दर्पण क्या होता है? पूर्णतः गोल होता है, इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं, है ना जी। और इसी में से निकलते हैं दो दर्पण, कौन कौन सा? उत्तल। चलिए यहाँ पे बनाते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को परिभाषित कर सकते हैं वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोल, उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। दर्पण का तो काम है प्रकाश किरणों को रिफ्लेक्ट करना। अच्छा, परावर्तित करता है ना कोई भी दर्पण प्रकाश किरणों को, तो ये थोड़ा सा वो ऑब्जर्व भी करता है प्रकाश किरणों को। जैसे इसको अगर समझना है ना तो 5-6 दर्पण रखिए अपने पास, है ना, और प्रकाश किरण को पहले दर्पण पे जलाइए, वहां से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे पे जाएगा, फिर वहां पे मिरर लगाइए। 3-4 दर्पण टकराने के बाद वो जो लास्ट वाले में जाएगा ना, और पहले वाले पे जो लाइट देखिएगा और लास्ट वाले पे लाइट देखिए, जाके वहां पे लाइट थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्ट तो कर रहा है मिरर, लेकिन वहां पे कुछ किरणों को वो अपने पास रख लेता है, ऑब्जर्व करता है, और बाकी किरणों को फिर भेज देता है। ऐसे ऐसे जाते 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 लाइट क्या होता है, अपने आप थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन हम लोग को केवल परावर्तन ही जानते हैं। यह है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? इसको दो भागों में हम बांट देते हैं ऐसे बीच में से, ठीक है। तो ये एक दर्पण इधर आ गया, एक दर्पण इधर आ गया। अगर इन दोनों का फिगर अलग अलग बनाए, इधर वाले का फिगर यहाँ पे बना लेते हैं। ये कौन सा दर्पण है? अवतल। यहाँ पे इस वाले भाग पे कलई रहता है, ठीक है। और इस वाले फिगर को इधर बना लेते हैं, ये हो गया, यहाँ पे इसके अंदर कलई रहता है। आ रहा है समझ में? कौन सा दर्पण है ये? अवतल और ये उत्तल। परिभाषित कर सकते हैं इसको कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर, इधर ये परावर्तक सतह है कि ये परावर्तक सतह, ये बाहर वाला है कि अंदर वाला? बाहर वाला भी तो हो सकता है, बोलो। नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये कलई किया गया है, यहाँ पे परावर्तन ही नहीं होगा, और जहाँ पे परावर्तन नहीं होगा परावर्तक सतह ही नहीं है। प्रकाश की किरण इधर परावर्तित होगी, और यहाँ प्रकाश किरण को अगर आप भेजते हैं तो परावर्तन होकर फिर दूसरे डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पे परावर्तक सतह इसका ये है, उभरा हुआ। तो जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है वो अवतल, जिसका परावर्तक सतह अंदर बाहर की ओर उभरा हुआ है वो। तो अवतल उत्तल को जब भी परिभाषित करना है, आप पहले गोलीय दर्पण को बना लीजिएगा, उसको अलग अलग फिगर बना लीजिएगा। दाहिने साइड का अवतल, बाएं साइड का उत्तल। परिभाषित करना है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है वो अवतल, ये उभरा हुआ है तो उत्तल। हो जाएगा दोनों दर्पण, है ना। इसके बाद इसमें आता है प्रतिबिंब का निर्धारण। उससे भी पहले गोलीय दर्पण में कुछ टर्म आते हैं, जैसे जिसको हम लोग ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, वो सब पढ़ते हैं। तो लाइन बाय लाइन एक ही फिगर में सारा समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जो पढ़ाएंगे, जैसे ध्रुव, तो ध्रुव अवतल का भी होगा, उत्तल का भी होगा। फिर मुख्य फोकस अवतल में भी वही उसी प्रकार वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, सब दोनों में होता है, अवतल और उत्तल दोनों में। तो एक में बता देंगे तो दूसरा भी समझ लीजिएगा, है कि नहीं। चलिए, तो इसमें सबसे पहला आता है गोलीय दर्पण के कुछ प्रमुख पद में, गोलीय दर्पण के कुछ पद, या गोलीय दर्पण के पद लिख लेते हैं। और इसमें पहला क्या होता है, इधर टॉपिक बना लेते हैं, बोलिए। वक्रता केंद्र, ध्रुव, कुछ भी कहो, चलो वक्रता केंद्र ही इसके बाद समझा देते हैं। वक्रता, पहले ध्रुव। ध्रुव क्या है? दर्पण के परावर्तक सतह के, है कि नहीं। अभी हम बताएं आपको कि ये परावर्तक सतह है अंदर वाला,
इसका बाहर वाला। तो दर्पण के परावर्तक सतह का जो बीच का पॉइंट है उसको कहते हैं हम, इसका भी बीच का पॉइंट ये होगा ध्रुव। किससे सूचित करते हैं? ध्रुव को। यहाँ पे लिख लेते हैं P। संकेत भूलिएगा तो हमारा नाम याद रखिएगा, याद रहेगा ध्रुव की, है ना। ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण के या अवतल दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को अवतल दर्पण का ध्रुव, उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को उत्तल दर्पण का ध्रुव। ठीक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक वक्रता केंद्र, है ना। तो गोलीय दर्पण को तो हम छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे आते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिस गोले का भाग है, अवतल दर्पण किस गोले का भाग है? इस गोले का। तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में पूछ रहा था, अवतल दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, जैसे इस गोले का भाग है तो यहाँ पे ना वक्रता केंद्र है जी, तो इसको अगर यहाँ पे बनाए तो यहाँ पे हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे है, ये क्या है हमारा वक्रता केंद्र। इसको किससे सूचित करते हैं? सी से। किससे? सी से मतलब सेंटर यानी केंद्र। किसी भी पॉइंट का एक केंद्र होता है तो ये केंद्र हो गया, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, जिसको सी से सूचित करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए वक्रता केंद्र क्या है तो बोलिएगा ये कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद तीसरा टॉपिक बोलिए वक्रता त्रिज्या। इससे भी पहले समझिए प्रधान अक्ष। कौन सा अक्ष? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या होता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष? बोलिए। ठीक नहीं है, प्रधान अक्ष। अभी भी गलत है क्या? तो वही था वो, ठीक है। प्रधान अक्ष क्या होता है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता रेखा को हम लोग कहते हैं प्रधान, यही ना प्रधान अक्ष है। और यहाँ पे अगर इसका हम वक्रता केंद्र बनाए तो ये हो गया, इसको बोलते हैं सी। ठीक है, ये हो गया वक्रता केंद्र, इसका वक्रता केंद्र ये हो गया। तो वक्रता त्रिज्या आप क्या कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के, है ना, ध्रुव और वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच की दूरी को, या इससे भी अगर आप भूलते हैं तो त्रिज्या पढ़े हैं वृत्त में। क्या होता है वृत्त की त्रिज्या? तो सेंटर से लेके और वृत्त के परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु के बीच का दूरी वक्रता त्रिज्या हो सकता है। ये वक्रता त्रिज्या, ये नहीं होता है वृत्त का वक्रता त्रिज्या कि वृत्त के केंद्र से लेके, और ये सब है वृत्त की परिधि। तो वृत्त के परिधि का किसी भी बीच का पॉइंट ले लीजिए और वहां से वहां तक का दूरी हो जाएगा वक्रता। तो वही चीज है, ये क्या है? वृत्त की परिधि है, और परिधि पर ये जो पॉइंट होगा वो हमारा ध्रुव होगा। तो ध्रुव से लेके और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं, जिसको किससे सूचित करते हैं? आर से। तो वहां पे लिख दिए हम आर। प्रधानक समझ में आ गया, इसका कोई इंडिकेशन नहीं है कि इसको किससे सूचित करते, कोई एक्सिस है वो, ठीक है ना। तो प्रधानक क्या है? अक्ष मतलब एक्सिस यानी एक लाइन। तो लाइन कभी भी पॉइंट नहीं हो सकता है। तो जब भी अक्ष का बात अगर आपके दिमाग में आता है तो आप तुरंत सोचिएगा कि वो दो पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा है। तो कौन कौन सा पॉइंट? ध्रुव और वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद तीसरा हो गया, चौथा आएगा हमारा मुख्य फोकस। ये तो सबसे आसान है, जिसको हम लोग कैपिटल मुख्य फोकस क्या होता है? प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे, उसको कहते हैं मुख्य फोकस। अब इससे कल एक सवाल पूछा था लोग कि सर कागज को, किसी कागज के टुकड़े को अवतल दर्पण के किस पॉइंट पे रखें कि वो कागज जलने लगे? मुख्य फोकस पे। बताए थे आप लोगों को, मुख्य फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सारी प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद उसी बिंदु पे जाती है, उसी को हम लोग मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस हमेशा ध्रुव और वक्रता केंद्र के, ये नहीं कि आगे बना दीजिएगा, बीच में होता है। जैसे देखिए यहाँ पे
या इसी को समझ लीजिए, ये मान लेते हैं प्रकाश की किरण है, ठीक है ना, एक प्रकाश किरण यहाँ पे है और ये टकरा के जाएगी यहाँ से, देख रहे हैं, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, यही बिंदु हमारा होता है मुख्य फोकस, ठीक है। एक और प्रकाश की किरण को लीजिएगा, ये भी परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस, इसी पॉइंट से होके जाएगी। तो ये तो काल्पनिक मुख्य फोकस हो गया, पीछे है। एक और सवाल इसमें पूछ सकता है, काल्पनिक मुख्य फोकस किस दर्पण में होता है, और वास्तविक मुख्य फोकस अवतल में। अवतल में देखिए ये हो गया हमारा मुख्य फोकस, ये होता है मुख्य फोकस, ये कौन सा पॉइंट है, और ये वक्रता केंद्र। ये मुख्य फोकस हमेशा P और C के, तो देख रहे हैं परावर्तन के बाद सारी रेखाएं कहाँ से होके जाएगी, मुख्य फोकस से। समझ में आ रहा है ये, यानी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे जाके इकट्ठा हो जाए उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं। इसके बाद आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, एकदम आसान है। जिस प्रकार से बोले थे दर्पण के ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, उसी प्रकार से दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी किससे सूचित करते हैं इसको, स्मॉल एफ से। और कुछ है इसमें, एक दर्पण का द्वारक होगा, तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण का व्यास होता है, ठीक है ना, व्यास। तो मिला दीजिए इसको, हो गया दर्पण का द्वारक, यही व्यास है इसका, है ना जी। इधर इसको मिला दीजिएगा तो ये दर्पण का, देख रहे हैं द्वारक है, व्यास, वृत्त का व्यास, ये ना होता है वृत्त का व्यास, तो देख रहे हैं वहीं पे इसको मिला दिए, हो गया वृत्त का, दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या हो सकता है, तो दर्पण के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। इसमें और कोई टर्म बाकी है, कंप्लीट सारा। ध्रुव कैसे कहते हैं, दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव। और समझ लेते हैं एक बार, वक्रता केंद्र होता है कि दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र। उसके बाद आता है आपका प्रधान अक्ष, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। मुख्य फोकस, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे किरणें काटे एक दूसरे को, मुख्य फोकस। फोकस दूरी, तो दूरी की बात आ रहा है तो ध्रुव से लेकर और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। ये हो गया हमारा फोकस दूरी। ये सबका यूज होगा अभी जब दर्पण सूत्र प्रूफ कराएंगे तो आप लोगों से पूछेंगे भाई कहाँ से कहाँ तक होगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, क्योंकि उसमें यूज होगा। इसके बाद आता है हमारा प्रतिबिंब का निर्धारण अवतल और उत्तल में, जिसमें 6 प्रतिबिंब बनने वाला है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, तो 5 मिनट में हो जाएगा। देखिए 6 प्रतिबिंब बना लेते हैं। 6 को प्रतिबिंब बनता है ना, P, ये हो गया F, और इधर ले लेते हैं हम लोग C, ठीक है। सबसे पहले वस्तु अनंत पे, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है कि प्रकाश किरण को हम भेजे कहाँ से और वस्तु को रखे कहाँ पे। ये दो चीज समझ जाइएगा तो अपने आप प्रतिबिंब 6 का 6 बन जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहले कंडीशन में तो वस्तु हमारा अनंत पे रहता है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। तो अनंत पे वस्तु जब है ना, तो प्रकाश किरणें उस वस्तु से टकरा के दर्पण पे आते 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 वो एक तरह से पैरेलल हो जाती है, एकदम समानांतर हो जाती है। अगर वस्तु बहुत दूर है, अनंत पे हो, है ना जी, तो उस वस्तु से जो प्रकाश किरणें टकराती हुई आती हैं दर्पण पे, तो नजदीक आते आते वो दर्पण के समानांतर हो जाती है। तो इसलिए अनंत पर अगर वस्तु रहता है तो प्रकाश की किरणें क्या हो जाए, समानांतर हो जाती है। किसके, प्रधान अक्ष के, ठीक है, प्रधान अक्ष के। ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष, ठीक है। चलो टकराने के बाद अभी आप लोग पढ़ें कहाँ से जाएगा, मुख्य फोकस से। ये इसका है मुख्य फोकस, ऐसे देख रहे हैं कट गया ये। अब ये जहां पे एक दूसरे को काट दे वहीं बनेगा इमेज, यानी प्रतिबिंब। तो जब वस्तु अनंत पे हम रखें तो उसका इमेज कहाँ बन गया, मुख्य फोकस पे, देख रहे हैं ना।
और इमेज वास्तविक होगा या आभासी, और उसका साइज बिंदु के बराबर, बहुत छोटा। तो इसलिए जब वस्तु अनंत पे होता है तो वस्तु खूब बड़ा भी हो तो हमको छोटा दिखता है, खूब दूर हो, खूब दूर हो, खूब दूर वस्तु हो, और कितना ही बड़ा हो, अगर हम उसको देखें तो हमको एकदम छोटा दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका जो आकार होता है वो बिंदु के बराबर हो जाता है, लगभग लगभग। तो इस दर्पण से पता चल रहा है कि अगर खूब दूर वाली वस्तु को अगर हम देखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो बिंदु के बराबर होता है। वास्तविक तो हो ही रहा है क्योंकि ये दर्पण के आगे। तो जब वस्तु अनंत पे बने तो इसमें तीन चीज आता है: वस्तु की स्थिति, वस्तु का आकार, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, और प्रतिबिंब का प्रकृति। तो प्रकृति पूछे तो काल्पनिक वास्तविक बताना है ना। आकार पूछे तो उसका साइज बताना है, और स्थिति पूछे तो उसका जगह बताना है, वो कहाँ पे बन रहा है। हो जाएगा? तो ठीक है। तो अब आप बताइए हमको, इस प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बन गया है ना, आप बताइए प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए हमको, है ना, और उसका आकार भी बताइए, और उसका स्थिति बताइए, यानी जगह बताइए। यही आकार मतलब साइज होता है। चलिए तीनों हमको बताइए तो आप जल्दी से, है ना। क्या हो गया ये? उल्टा भी इसको कह सकते हैं। उल्टा है तो उल्टा दिखना चाहिए, उल्टा क्यों नहीं दिखता है? उल्टा क्यों नहीं दिखता है वस्तु? ये प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो उल्टा क्यों नहीं दिखता है? नहीं, क्योंकि हमारे आंखों के पास वो क्षमता होती है कि उल्टे वस्तु को वो सीधा करके दिखाता है। ठीक है, ठीक है। आकार इसका बिंदु के या बहुत बहुत छोटा, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और स्थिति इसका मुख्य फोकस। बस हो गया। पहला यही प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। दूसरे में वस्तु अनंत से थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, है ना, और उसको लेके आते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। चलिए रखते हैं यहाँ पे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यहाँ। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं वस्तु। ये देख लीजिए, ये क्या है? अनंत है, वस्तु है। क्या है ये? वस्तु का हाइट लिखना है तो ए भी लिख सकते हो, या एच ओ लिख सकते हो। ठीक है ना। और वस्तु कहाँ पे है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब तभी बनेगा जब दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेगी। तो पहला प्रकाश किरण को तो हमको पता है कि भाई मुख्य फोकस से जाएगा। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि पहला प्रकाश किरण हमेशा कहाँ से जाएगा? तो एक प्रकाश किरण को भेज दिए, है ना। तो इससे पहले नियम पढ़ा देना चाहिए था हमको। नियम जो होता है प्रतिबिंब बनाने का, उसका 4 गो नियम होता है ना जी। 3 गो लिखवाए, 4 भी किसी किसी बुक में रहता है। पहला नियम कि अगर प्रकाश की किरण, समझ लीजिए, प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरा नियम है कि अगर उसको हम डायरेक्ट मुख्य फोकस से भेजें, ठीक है ना, तो वो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ से भेज रहे हैं हम प्रकाश किरण को, इधर से कहीं से प्रकाश किरण जा रही है तो टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी, और इधर से कहीं प्रकाश किरण अगर समानांतर होकर आ रही है तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से जाएगी। 2 नियम। तीसरा नियम, अगर आप प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से भेजते हैं तो फिर वो टकरा के वक्रता केंद्र से जाएगी। चौथा होता है कि अगर प्रकाश किरण को हम ध्रुव से भेजें तो परावर्तन के नियम के अनुसार फिर टकरा के अपना दूसरे जिस माध्यम में उसी माध्यम में लौट के चली जाएगी। ये चौथा नियम होता है। ठीक है ना। तो इन्हीं 3 नियमों का यूज करके हम लोग प्रतिबिंब बना लेते हैं। ठीक है, तो पहला नियम तो यहाँ पे हो गया कि प्रकाश किरण अगर प्रधान अक्ष के समानांतर है तो मुख्य फोकस से होके। दूसरा नियम इसका होता है कि प्रकाश किरण को मुख्य फोकस से भेजिए, तो मुख्य फोकस तो हम भेज नहीं सकते हैं क्योंकि अगर भेजेंगे तो यही सिचुएशन होगा। तो तीसरा नियम यहाँ पे यूज करेंगे, आप प्रकाश किरण को कहाँ से भेजेंगे? ठीक है ना, बस नियम का यूज करिए, प्रतिबिंब बन जाएगा। वक्रता केंद्र से भेज देते हैं, भेज दिए, कटा एक दूसरे को,
कि नहीं काटा? काट दिया, यहाँ पे देख रहे हैं काट दिया, और यहाँ पे काट दिया, तो यहाँ पे बन गया इमेज यानी प्रतिबिंब। क्या बन गया? यह वक्रता केंद्र से टकराएगी फिर इसी से होके जाएगी। प्रतिबिंब बन गया। कहाँ पर था वस्तु? अनंत और सी के बीच। ऐसे नहीं लिख सकते हैं? अनंत और सी के बीच। सी मतलब वक्रता केंद्र। अब यहाँ पे हम आपसे पूछें कि अब यही तीनों चीज फिर इसके लिए बताइए, है ना? तो बताइए क्या जवाब दीजिएगा? खड़ा हो जाइए आदित्य कुमार, और बताइए आप कि ये जो प्रतिबिंब बना है इसका प्रकृति बताइए, आकार बताइए और स्थिति बताइए। क्या जवाब दीजिएगा? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आभासी होगी। क्यों आभासी होगा? तो प्रकृति इसका वास्तविक या उल्टा, ठीक है। आकार वस्तु से छोटा कि बिंदु से छोटा? वस्तु से छोटा, तो यहाँ पे लिख देंगे वस्तु से छोटा। और स्थिति इसका सी और एफ के बीच, तो सी और एफ के बीच। सी क्या है और एफ मुख्य फोकस, तो वक्रता केंद्र मुख्य फोकस, ठीक है। तीसरा, अब वस्तु को आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ पे लेके आएंगे? वक्रता केंद्र पर। कहाँ पे? तो लिख देते हैं सी पर। सी मतलब वक्रता केंद्र। तो फिर फिगर बनाते हैं, वक्रता केंद्र पर अगर आ जाए तो कहाँ पे इसका इमेज बनेगा? समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एफ, ये हो जाएगा हमारा सी। यहीं पे ना वस्तु है। चलिए यहाँ पे फिर यूज कीजिए प्रकाश क्या, सॉरी, प्रतिबिंब निर्माण के नियम का। ठीक है, पहला नियम क्या होगा अभी बताएं। सब में यूज करना है। पहले प्रकाश किरण को प्रधान अक्ष के, तो भेज देते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर। टकरा के कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से। चलो ये हो गया हमारा मुख्य। दूसरा, अब कहोगे सर आप वक्रता केंद्र से भेज दीजिए, नहीं भेज सकते हैं क्योंकि उसी पे वस्तु खड़ी है। अरे तब कहाँ से? मुख्य फोकस से। तो मुख्य फोकस से भेज देते हैं। देख रहे हो, टकरा के फिर प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर, ऐसे हो गया। ये ना हुआ जी? यहाँ पे बन जाएगा हमारा इमेज। थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसका भी इमेज कहाँ बनता है? वक्रता। ये ना इमेज है, बन गया इमेज। देख रहे हो ना? सवाल इसमें आता है कहाँ पे वस्तु को रखते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर हो जाए। जितना साइज वक्रता केंद्र, ठीक है, जितना वस्तु का साइज उतना ही प्रतिबिंब का साइज। जो वस्तु का साइज होगा वही प्रतिबिंब का साइज होगा। अब फिर इसमें तीन चीजें आ गया, प्रकृति, आकार, स्थिति। अब बताएगी ये मुन्नी, बताओ जल्दी जल्दी बताओ लो। प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार और स्थिति क्या क्या होगा? किसके बराबर? तो बोलो वस्तु के बराबर। स्थिति, हाँ, वक्रता केंद्र पर। सही बताई है, बैठ जाओ। आप लोगों को समझ में आया? प्रकृति वास्तविक क्योंकि दर्पण के आगे बन गया, आकार एकदम वस्तु के बराबर, और उसका स्थिति यानी सी पर। सी पर वस्तु था, प्रतिबिंब भी सी पर बन गया। ठीक है ना? तो अगर आपके सामने अवतल दर्पण हो और एकदम पूरा साइज का आपको अपना उस दर्पण में इमेज बनाना हो, तो आप उसके वक्रता केंद्र पर जाके खड़ा हो जाइएगा। ठीक है ना? दर्पण पे खड़ा नहीं होना है, वक्रता, दर्पण टूट जाएगा। वक्रता केंद्र पे खड़ा हो जाना है, और वहीं पे अगर खड़ा हो जाइएगा तो आपका प्रतिबिंब एकदम उसी साइज का उस दर्पण में बन जाएगा। तो उसके लिए उतना बड़ा दर्पण भी चाहिए, क्योंकि पूरा आकार का प्रतिबिंब बनाने के। अलमारी का शीशा वो अवतल नहीं होता है, समतल होता है। बुद्धि फेल हो गया इसका। अब क्या करेंगे? अब वस्तु को कहाँ ले जाएंगे? सी और
फिर एक बार दर्पण बनाते हैं। ये हो गया हमारा ध्रुव, कलई कर देना जी। ये हो गया F और ये C। पहले अब वस्तु यहाँ पे था, है ना, एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे लेके आ जाएंगे। प्रतिबिंब बनाने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, बन जाएगा, कहीं भी वस्तु को रखा जाए बन जाएगा। ये वस्तु कहाँ पे आ गया? C और F के, यहाँ लिख देते हैं C और F के बीच। ठीक है, पहले प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के टकरा के कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से। इसको स्केल से आप बनाइएगा एकदम परफेक्ट, वहीं पे जाके बनेगा। और ये डिस्टेंस बराबर रखना है, जितना P और F का डिस्टेंस उतना ही F और C का डिस्टेंस, तब इमेज एकदम वहीं पे बनेगा जहाँ पे बनना चाहिए। दूसरा प्रकाश किरण को इसमें कहाँ से भेजे बताओ? मुख्य फोकस से भेज देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा काटना है हमको, या ध्रुव से भेज दो तो मुख्य फोकस से भेजते हैं, भेज दिए ऐसे, यही ना है, टकरा के पैरेलल हो जाएगी एकदम सीधा, यहाँ पे काट दी, बन गया। यहाँ पे क्या, ये क्या है बोलो? वाह गधा, प्रतिबिंब का आकार। वस्तु तो ये है ना, और ये क्या है? प्रतिबिंब। अब बताइए प्रकृति प्रतिबिंब की, है ना, तो क्या होगा बताइए तो? वास्तविक होगा और उसका आकार वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, और स्थिति अनंत और C के बीच ना जी, अनंत और C के बीच। तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और बता दो कि छोड़ दें? बता देते हैं सारा। लास्ट में अब 5 नंबर में कहाँ पे रखेंगे वस्तु को? मुख्य फोकस पे, F पर रखते हैं, F पे रखते हैं वस्तु को। F C, यही ना है, रख देते हैं यहाँ पे। ये है वस्तु, तुम लोग प्रतिबिंब को ही वस्तु बना दे रहे हैं लोग, वस्तु यहाँ पे है ना। अब प्रकाश किरण को भेजते हैं, टकरा के कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस। उसके बाद अब तो गड़बड़ हो गया, अब कहाँ से भेजोगे? वक्रता केंद्र से भेज दें, यही ना है। अब टकरा के बोलो, पीछे जाएगी, ये आगे। अब क्या हो रहा है जी? आगे बढ़ते हुए इस क्या हो रही है? फैल रही है। कटेगा क्या एक दूसरे? एक तरह से ये समझिए कि अनंत पे इसका इमेज बनता है। क्या बनता है? तो इसलिए इसका जो आकार होगा ये वस्तु से बहुत बड़ा होगा, है ना, और उसकी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में अब क्या करेंगे? फोकस और ध्रुव के, यानी P और F के बीच, P और F के बीच। ठीक है, कहाँ पे वस्तु को रखते हैं? सब यहाँ पे रखते हैं, टकरा के वस्तु प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस। हो गया। अब वक्रता केंद्र से, यही ना जी, फिर यहाँ पे होगी पीछे, पीछे। ठीक है, और ये भी डॉट डॉट लाइन से जाएगा, जहाँ पे कटेगा वहां पे प्रतिबिंब बन गया। बताओ, अब दर्पण के आगे बना के पीछे, तो बताइए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आप बताइए। काल्पनिक होगा, आभासी नहीं ना, बोल। आभासी भी होगा और सीधा भी हो सकता है। ठीक है, आकार इसका क्या होगा? वस्तु से
बड़ा, तो वस्तु से बड़ा, ठीक है। स्थिति इसकी मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे, तो यहाँ लिख देंगे दर्पण के पीछे, बस हो गया। ये बन गया 6 प्रतिबिंब, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, ठीक है। चलिए समझिए इसको अब। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का 2 ही प्रतिबिंब बनता है, पहले दर्पण बना लीजिए। इसमें भी वस्तु अनंत पर, उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ऐसा नहीं होता है क्योंकि देखो बताते हैं क्यों नहीं होता है। ये हो गया हमारा मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। सबसे पहले वस्तु कहाँ रहती है, अनंत। इसका परावर्तक सतह इधर उभरा हुआ है ना, ये वाला इसका परावर्तक सतह है, इस धंसे हुए भाग पर। अब बताओ वस्तु इधर की उधर, बाएं तरफ की दाएं तरफ, दाएं तरफ वस्तु रहेगा ना, गधा है तुम लोग है। बाएं तरफ वस्तु, इधर वस्तु नहीं, इधर से प्रकाश किरण जाएगी तो परावर्तित होगी ही नहीं, क्योंकि ये तो कल ही किया गया है। इधर हम वस्तु को रखेंगे, और इधर वस्तु 2 ही तरीके से रखते हैं, एक अनंत पे रहता है और दूसरा ध्रुव और अनंत के बीच। तो अभी बताएं कि जब वस्तु खूब अनंत पे हो, बहुत दूर हो, तो प्रकाश किरणें आते आते प्रधान अक्ष के क्या हो जाती हैं, समानांतर हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रकाश की किरणें समानांतर हो जाएगी, है ना, तो परावर्तन के बाद कहाँ से होके जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी। तो ये हमारा हो गया, मुख्य फोकस से होके जा रही हैं, यहीं पे एक दूसरे को ये काटेंगे भी दोनों किरणें, है ना। बन गया हमारा प्रतिबिंब, कहाँ पे बना, मुख्य फोकस पे। अब यहाँ पे फिर वही 3 चीजें, पहला होता है हमारा प्रकृति, दूसरा आकार, और तीसरा उसका स्थिति। बताइए प्रकृति क्या होगा, आभासी, क्योंकि दर्पण के आगे बन गया, है ना, तो क्या हो गया, आभासी। आकार, बिंदु से छोटा, बिंदु के बराबर, और स्थिति, मुख्य फोकस। समझदार है, मुख्य फोकस आ रहा है समझ में। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और, बस 2 ही बनता है प्रतिबिंब, ठीक है ना, अनंत और ध्रुव के बीच। तो अनंत और P के बीच, इधर लिख लेते हैं 2 नंबर में, अनंत और P के बीच। फिर इसके लिए एक दर्पण बनाते हैं, कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, ये इसका ध्रुव, मुख्य फोकस और वक्रता, ठीक है। और इस इमेज का हम लोग सब में यूज करते हैं, जब हम लोग मिरर फार्मूला प्रूफ करेंगे, यही इमेज बनेगा इसमें। उत्तल दर्पण में करेंगे तब, ठीक है ना। और F बराबर R/2 जब सिद्ध करना है, तब भी हम यही इमेज बनाएंगे उत्तल दर्पण में, दोनों के लिए। प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, एगो प्रधान अक्ष के, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस, यहाँ से होगी। दूसरे प्रकाश किरण वक्रता केंद्र, यहाँ पे कट गया, ये क्या बना हमारा, प्रतिबिंब। अब बताइए प्रतिबिंब की प्रकृति, आभासी। आकार, वस्तु से छोटा, देख रहे हैं आकार इसका। और स्थिति, P और F के बीच, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम P और F के बीच। हो गया बस 2 ही प्रतिबिंब, कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, चिन्ह परिपाटी। और चिन्ह परिपाटी तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिएगा उस दिन हम न्यूमेरिकल बता रहे थे, प्लस माइनस इधर उधर की, आंसर आ गया, नहीं आया था ना। जब भी प्लस माइनस कंफ्यूज होइएगा, वो भले मैथ हो या फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, आंसर नहीं आता, सारा मेहनत बेकार, है ना। तो पहले हम लोग आवर्धन पढ़ लेंगे, चिन्ह परिपाटी, बोलो चिन्ह परिपाटी। चलो चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन, इसको इंग्लिश में ही ना बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ठीक है।
ध्यान से समझो इधर आप। इसके लिए क्या करते हैं ना, हम अवतल दर्पण बनाते हैं, क्योंकि चिन्ह परिपाटी अवतल उत्तल दोनों में आएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे बढ़िया समझ में आएगा जब हम एक इमेज बनाएंगे तब। चलो एक इमेज बनाते हैं इधर। कौन सा दर्पण है ये? अवतल। ये ध्रुव, ये मुख्य फोकस, और ये सभी दूरी को कहाँ से मापना है? ध्रुव से। यहाँ पे हम वस्तु को यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण पहला प्रधान अक्ष के कहाँ से होके जाएगी? मुख्य फोकस से, और दूसरा वक्रता केंद्र से चली गई। जब हम लोग अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे तो यही इमेज बनाएंगे। ठीक है ना, तो वहीं से दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे। ये इमेज हम इसलिए बनाए हैं क्योंकि चिन्ह परिपाटी बढ़िया समझ में। ये देखिए ए बी, ये वस्तु का हाइट, यहाँ पे हो गया प्रतिबिंब का हाइट ए डैश बी डैश। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के कुछ नियम होते हैं, उसको याद कर लीजिए। पहला, सभी दूरियों को ध्रुव से मापें। दूसरा, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और इसके विपरीत दिशा में ऋणात्मक। तीसरा, प्रधान अक्ष के और नीचे की दूरियां ऋणात्मक। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझिए, यहाँ से सबसे पहला काम, जो भी दूरी है हमको वो कहाँ से मापना है? हम कहें कि आप बताइए वस्तु दूरी यहाँ पे प्लस में होगा या माइनस में? वस्तु है कहाँ पे बताइए? यहाँ पे है ए बी, वस्तु का हाइट हो गया। तो यहाँ से लेके P से लेके B तक क्या होगा? वस्तु दूरी। P से लेके B तक वस्तु दूरी, जिसको हम लोग कहेंगे माइनस। अब माइनस क्यों लगा यहाँ पे? क्योंकि हम दूरी को इधर माप रहे हैं, किरण कहाँ जा रही है? तो आपतित किरण तो ऐसे हो गया ना, लेकिन दूरी तो हम इसके विपरीत माप रहे हैं। तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती है, इसलिए वस्तु दूरी ऋणात्मक। प्रतिबिंब दूरी भी बोलो ऋणात्मक ही होगा, क्योंकि वो भी इसमें जितना दूरी होगा सब ऋणात्मक, क्योंकि सब हमको इधर ही मापना है। देख रहे हैं ना, फोकस दूरी भी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक। तो फोकस दूरी P से लेके कहाँ तक? F तक होगा, और वक्रता त्रिज्या P से लेके C तक, ये भी माइनस है। सब दूरियां माइनस में। अगर ये नियम आप नहीं याद करते हैं, 2-3 नियम, तब भी कोई बात नहीं है, उस नियम को छोड़ देते हैं। दूसरा नियम इस चिन्ह परिपाटी के लिए समझते हैं। एक्सिस बना के, जहाँ पे ध्रुव है वहीं पे एक्सिस बनाइए, एक्स और वाई दोनों। पहले समझ लीजिए, इधर ये एक्सिस होता है ऐसे, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है। तो एक्स अक्ष पर की दाईं तरफ की संख्याएं प्लस में ऐसे होता है ना, और इधर माइनस में, फिर ऊपर और फिर नीचे माइनस में। ये हो गया हमारा मूल बिंदु। ठीक है, और मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस √x² + y²। ये आप लोग 7 चैप्टर में पढ़े होंगे। तो उसी मूल बिंदु को उठा के हम लेके आते हैं ध्रुव पर। ठीक है, जब उठा के लेके आइएगा तो अब y एक्सिस ऐसे हो गया और x एक्सिस ये हो गया, ये y अक्ष और ये x अक्ष और ये y अक्ष। इधर की जितना भी डिस्टेंस है प्लस, तो इधर तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, इधर डिस्टेंस उत्तल दर्पण में होगा। कौन से दर्पण में? और उधर का जितना डिस्टेंस है, देख रहे हैं ये मूल बिंदु है, ये सब इधर देख रहे हैं किसमें है? इधर की माइनस में। ऊपर का जितना दूरी प्लस में, नीचे का दूरी, इसमें प्लस में कौन सा दूरी होने वाला है बताइए? क्या वैल्यू इसमें का कौन सा डिस्टेंस प्लस में होगा बताएं? हाँ, वस्तु की, बहुत बढ़िया, वस्तु की ऊंचाई प्लस में होगा, क्योंकि ये एक्सिस से ऊपर है। किससे ऊपर? तो अक्ष के ऊपर की दूरियां प्लस में होगी। ठीक है, यही अगर उत्तल में लगा दें तो उधर का सारा प्लस में, प्रतिबिंब भी प्लस में, क्योंकि वो भी ऊपर ही बनता है, सब प्लस में ना जी, केवल वस्तु दूरी को छोड़ के, क्योंकि वस्तु पीछे रहता है तो विपरीत हो जाएगा। तो इससे ये हमको पता चलता है कि वस्तु दूरी हमेशा माइनस में रहता है, हमेशा माइनस में, कोई भी दर्पण हो। ठीक है, अब क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि वस्तु जहाँ पे रखेंगे हम लोग उस वस्तु के सामने से ही तो प्रकाश किरण जाएगी और दूरी तो विपरीत मापेंगे, है ना, इसलिए वो माइनस में हो जाएगा। तो वस्तु दूरी कोई भी दर्पण हो हमेशा यही चिन्ह परिपाटी है। समझ में आ गया। और ये सबसे ज्यादा यूज होगा न्यूमेरिकल के लिए, और जब हम मिरर फॉर्मूला अभी प्रूफ करेंगे उसमें इसका यूज होगा। तो हम तो सोच रहे हैं कि यहीं पे प्रूफ कर दे, फिगर तो बनाना ही है, लेकिन अटेगा ही नहीं। तो छोटा सा फिगर उधर साइड में बनाएंगे और फिर इधर हम लोग प्रूफ करेंगे लाइन से, ठीक है। तो उससे भी पहले हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। क्या पढ़ेंगे? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है जी? कोई बताएगा? नहीं याद है तो बस ये याद कर लीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस। अब पूछे कि दर्पण सूत्र, तो आप बताना है दर्पण में फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में संबंध बताने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। ये है स्मॉल एफ, और स्मॉल एफ का मतलब फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? याद है? नहीं है? ध्रुव से लेके मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यह है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी किसे कहते हैं? ध्रुव से लेके और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी। वस्तु दूरी किसे कहते हैं? वस्तु दूरी हो गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसा सूत्र जो हमको फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में संबंध बताता है, रिलेशन, उसी सूत्र को हम लोग, और दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे f क्या है? v और u वस्तु दूरी। इसके बाद एक आता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, जो आप लोग बार बार पूछ रहे थे, इसको बताइए सर प्रूफ करने के लिए। तो बस ये भी समझ लीजिए प्रूफ करने से पहले कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो f इज इक्वल टू r/, तो ये रिलेशन होता है, यानी फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है, और यहाँ पे होता है r बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होता है। ये है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो ये दोनों सूत्र सही है, ये नहीं कि ये दे ऑप्शन में, तो आप लोग टिक ही करके ना आएगा। आप लोग सोचिएगा तो सर f बराबर तो r/2 होता है, और इसमें दिया r बराबर 2 है, तो ये दोनों सूत्र सही है। किसके बीच रिलेशन है? ये f और r के बीच। ये है हमारा दर्पण सूत्र। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, हम लोग प्रूफ करेंगे f बराबर r/2 अवतल और उत्तल दोनों में। उसके बाद प्रूफ करेंगे दर्पण सूत्र अवतल और उत्तल में दोनों में, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ करना दर्पण सूत्र नहीं, f और r में संबंध बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं उत्तल दर्पण में, है जी, या अवतल में। अवतल में करते हैं क्योंकि अवतल वाला आसान है। अवतल दर्पण में ये नहीं करवाए हैं, इसलिए आप लोग को उतारना भी है, क्योंकि नोट्स में इसको नहीं बताया हम। अवतल दर्पण यानी इन कॉनकेव मिरर, एकदम आसान है, समझ लीजिएगा ध्यान पूर्वक तो याद हो जाएगा। समझिए पहले, लंबा नहीं है, लंबा है लेकिन इसको हम छोटा करके बता रहे हैं। करवा दिए हैं। तो दर्पण सूत्र है, स्टार्ट करें। कौन से दर्पण में? अवतल में। ध्यान से समझिए, ये हो गया अवतल दर्पण। सबसे पहले तो फिगर बनाना है इसमें, है ना। फिगर यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ तक आ जा रहा है ना। ये हो गया P, ठीक है, F और ये C, ठीक है। इसमें दो चीज हमेशा याद, अगर ये कंफ्यूजन रहेगा तो कभी भी आप रिलेशन नहीं बता सकते। पहला कि फिगर कौन सा बनाना है, क्योंकि अवतल दर्पण में 6 गो फिगर बनता है, तो उसको प्रूफ करने के लिए कौन सा फिगर बनाएंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
ये अगर आप याद रखिएगा तब तो अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं, वस्तु को इधर कहीं रखते हैं, दूसरा फिगर जो होता है हमारा, अब भी नहीं दिख रहा है, इधर वस्तु को रख दिए, ठीक है ना, और वस्तु से क्या करें, प्रकाश किरण को बाहर निकालते हैं। या मत रखो, वस्तु को छोड़ दो, पहले ही वाले में आओ, जब वस्तु कहाँ पे रहता हो, अनंत, अनंत से भेज रहे हैं प्रकाश की किरण को, पहला वाला याद रहेगा ना, 1 नंबर जो होगा वही यूज कर रहे हैं। यहाँ पे प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, एकदम आसान, एकदम आसान, ध्यान से समझिए। प्रकाश की किरण, ये परावर्तित किरण है, कौन सा, और ये कौन सी किरण, आपतित किरण, ठीक है। इस पॉइंट का हम नाम दे रहे हैं क्या, एम। जिस पॉइंट पे प्रकाश किरण दर्पण पे आपतित हो रही है और वहां से आपतित होकर फिर टकरा के ऐसे कहां से होके जाएगी, ये है परावर्तित किरण। ये प्रूफ नहीं कराए इसलिए ध्यान से समझना है, ये तुम लोग बार बार पूछ रहे हो। अब क्या करते हैं हम, परावर्तन के नियम का यूज करते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी भी दर्पण से टकरा के ऐसे लौटती है तो उसमें वो बीच में बनता है अभिलंब, और वही अभिलंब यहाँ पे बनाएंगे तो ये कहाँ से होके जाने वाला है, वक्रता, समझ में आ रही है। परावर्तन के नियम के अनुसार हम बना दिए यहाँ पे बीच में एक लाइन जो होके जा रहा है वक्रता केंद्र से। अब ये भी पता हो ये होता है एंगल आई और ये होता है एंगल आर, पता है आप लोग को। तो इधर भी कोई एंगल आई एंगल आर, एंगल आई ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला, क्योंकि आपतित किरण है ये, है ना। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण एंगल आई और एंगल आर नीचे वाला। बस केवल परावर्तन का नियम यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, एंगल आई एंगल, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज और यूज होगा कि जब दो प्रकाश की किरणें एकदम एक दूसरे के पैरेलल हो और बीच में कोई तीसरी रेखा इसको काट रही हो तो इसके एकांतर कोण आपस में, पता है आपको, संगत कोण भी बराबर होता है और एकांतर कोण भी। तो संगत कोण क्या होता है ना, उसके साथ वाला कोण, जैसे देखो उसका भी यूज होगा लेकिन इसके बाद वाले में, जैसे ये दो एकदम लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, एक तिर्यक रेखा इसको काट दी, यहाँ पे जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। ये एंगल 1 2 3 4, ये एंगल 5 6 7 8, इसको टांग के यहाँ पे रख दो, 5 किसके पास जाएगा, तो इस 1 का संगत कौन हो गया, 2 का संगत, 4 का, 3 का, ये संगत कोण हो गया। यानी एंगल 1 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 एंगल, ये एंगल 4 एंगल। उसके बाद आता है एकांतर कोण, कौन सा कोण, तो एकांतर कोण का मतलब उल्टा वाला, जैसे ये, अब ऊपर वाला हटा दो, एकांतर कोण में ऊपर का कोई काम नहीं है, नीचे पाओ, यहाँ पे उल्टा, देख रहे हो, 5 किसके बराबर और 3 किसके बराबर, यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम। ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये है आपतित किरण, ये है प्रधान अक्ष, जब पैरेलल है तीसरी लाइन इसको काट रही है, तो इसके हिसाब से जब ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई ही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होता है कि नहीं होता है। तो एंगल आई और एंगल आर जब आपस में बराबर होता है तो क्या हम इस आई की जगह आर लिख सकते हैं, बोलो, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि आई आर के बराबर है। या इस आर के जगह भी आई लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में, तो इस आई के जगह पे हम लिख लेते हैं आर, ठीक है। अब आते हैं इधर, इधर देख लो, एंगल जो इसका नाम देते हैं ए, तो अगर ये एंगल देखो, एंगल ए एम सी, कौन सा एंगल, एंगल ए एम सी बराबर है किस एंगल के, आई है एंगल ना, कौन सा एंगल है, आई। और फिर एंगल दूसरा अगर लेते हैं तो सी एम एफ, वो किसके बराबर होगा, किसके, एंगल आर के, यही होगा ना। ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल। उसके बाद हम क्या किए, एकांतर कोण से पहले इसको बराबर किए। ये कौन सा एंगल है, एंगल आई को लिखेंगे ए एम सी बराबर, अब इस कोण को हम लिखेंगे एम सी एफ, ये लिखेंगे एंगल एम सी, और लिखेंगे एकांतर कोण से ये दोनों आपस में क्या हो गया बाबू, बराबर हो गया। एकांतर कोण से ये दोनों आपस में, ठीक है। ये सब समझना सबसे ज्यादा जरूरी है,
नहीं समझिएगा तो प्रूफ ही नहीं होगा, नहीं तो इसको डायरेक्ट गायब कर देंगे अभी हम, तो दुइये लाइन में प्रूफ हो गया है ना। लेकिन फिर वो आया कहाँ से वो भी तो समझ में आए चाहना, मतलब समझना चाहिए। चलो एंगल AMC बराबर हो गया एंगल MC एकांतर कोण से ये दोनों आपस में, अभी समझाया एकांतर कोण क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए हैं, हम तो इसको बराबर किए हैं और हमको ये भी पता है कि एंगल आर, यहाँ पे समझ लो ना, ये है एंगल I और ये है एंगल। अब आपको पता है कि एंगल I एंगल R के बराबर होगा, यानी इसके हिसाब से अगर देखें, ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण, तो यहाँ पे डाल देते हैं समीकरण 1 तथा ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, तो एंगल AMC बराबर एंगल CMF, ये ना होगा। तो AMC यहाँ पे बराबर है MCF के और ये AMC यहाँ पे बराबर है CMF के। तो अगर इन दोनों की तुलना कर दें हम, ये अगर समीकरण बना दे 3 और ये बना दे 4, तो 3 और 4 से फिर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, समीकरण 3 और 4। बड़ा इक्वेशन बन गया, इसी में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना जी। एंगल AMC बराबर हो गया CMF के, नहीं सॉरी, यहाँ पे समीकरण 3 ये है और 4 है, तो ये एंगल और इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इस एंगल को हम लिख लेते हैं एंगल MCF बराबर CMF, इसीलिए तो यहाँ पे डाल दिया एंगल R। एंगल MCF क्या है, एंगल R, और CMF ये भी क्या है, एंगल R। अब इस ट्रायंगल में आते हैं, कौन से ट्रायंगल में, CMF, एंगल नहीं क्या, ट्रायंगल। अब देखो जिस त्रिभुज का दो को कोण बराबर वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, क्योंकि उसकी जब दो भुजाएं बराबर तो दो गो कोण भी बराबर। ये मैथ में तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा 8.1 एक्सरसाइज में 6 नंबर सवाल होगा या 5 नंबर, उसमें दिया होगा निकालने के लिए। तो उसमें ये कंसेप्ट यूज किया जाता है कि जब देखो त्रिभुज MCF में ये और ये जैसे कोई ट्रायंगल हो गया और इसका एंगल भी R है, इसका एंगल भी R है, इसका मतलब है ये समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, क्योंकि जब समान कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, क्या होता है, तो चलो ये सामने की भुजाएं यहाँ पे CF है और यहाँ पे MF है ना जी। कौन कौन है, CF और MF। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि चूंकि एंगल R बराबर एंगल R के, इसलिए लिख सकते हैं कि CF बराबर MF। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा आप ध्यान दो, दर्पण का द्वारक थोड़ा सा छोटा कर दे तो M पहुंचेगा P के पास। ये तो हम लोग मिरर फार्मूला में भी यूज करते हैं, तो वही यूज करते हैं फिर कि दर्पण का द्वारक क्या हो जाए, छोटा हो, द्वारक छोटा हो, तो M जो होगा वो किस पर हो जाएगा, M P पर हो जाएगा, P पर होगा, यही ना होगा जी। कहाँ पर होगा, M पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, P पे, तो इस M के जगह P भी लिख सकते हैं हम। तो CF बराबर अब क्या हो गया, PF। बस अब ये हो गया प्रूफ, यहीं तक है। टोटल PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है ना, और टोटल PC किसके बराबर होगा, PF और प्लस किसके, जब PF और CF को जोड़ेंगे तभी तो PC होगा, और PC क्या है, बोलो R है, और PF ये क्या है, CF। PF CF दोनों बराबर ही है ना, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, या एक काम करो, ये PF है और ये क्या है, CF, तो CF के जगह भी हम लिख लेते हैं, और PF और PF 2PF, तो 2PF, PF क्या है, फोकस दूरी है, तो हो गया F। R बराबर 2PF, या लिख लो F बराबर R/2, बस हो गया, ये आपका है वो करता थे जब फोकस वीडियो। उत्तल दर्पण में सेम प्रोसेस से बता रहे हैं,
क्योंकि और अच्छे समझ में, क्योंकि अवतल समझ में आ गया, उत्तल भी अगर उसी तरीके से समझाया जाए तो नहीं समझ में आ जाएगा, आ जाएगा ना, बोलो। चलो तो सबसे पहले बनाते हैं हम उत्तल दर्पण। क्या उत्तल दर्पण यहाँ पे एक बना लेते हैं, ठीक है। कौन सा दर्पण है ये? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी हमारा वही चीज होता होगा, यहाँ पे हो गया ध्रुव, यहाँ पे मुख्य फोकस और यहाँ पे वक्रता केंद्र। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ से भेजेंगे किसको? प्रकाश की किरण को। टकरा के कहाँ से जाने वाला है? मुख्य फोकस से। यहाँ से भेज देते, ये पीछे भी तो जाएगा, क्योंकि प्रकाश किरण परावर्तित भी तो होगी कि नहीं होगा। यहाँ से भेज दिए इसको, ये यहाँ से चला गया, तो इसके बीच में एक आएगा क्या? अभिलंब। और ये अभिलंब कहाँ से होके जाएगा? वक्रता केंद्र से होके चला गया। अभिलंब में ये एंगल आई, ये एंगल आर। अब देखो यहाँ पे ये लाइन अगर कंप्लीट करे तो ऐसे, और ये लाइन कंप्लीट करे तो ऐसे। फिर यहाँ पे एक मैथ का कंसेप्ट आ जाएगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करें तो ये एंगल आई या कोई भी एंगल हो, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। कौन से एंगल से? तो इसलिए ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, यानी ये एंगल अगर आर है तो ये भी एंगल होगा कि नहीं होगा। फिर संगत कोण का यूज आ गया यहाँ पे। फिर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल है, इसको और बढ़ा देंगे आगे तो पैरेलल नहीं हो गया। और इनके बीच ये है एक तिर्यक रेखा, देख रहे हो? कौन सी रेखा? तो इसका ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा संगत कोण से होगा। तो ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। सेम प्रोसेस वही है, देख रहे हैं, बस थोड़ा सा एंगल ये ऊपर बना है दर्पण के, वो दर्पण के अंदर बना था। सेम प्रोसेस वही है, सेम। अब फिर वही चीज यहाँ पे एंगल आई, ये एंगल आर शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा, उसी को लिखेंगे हम। तो फिर सबका नाम देना पड़ेगा। ये हो गया ए बी सी और इसका नाम देते हैं एम। तो एंगल लिखेंगे अब यहाँ पे ए एम बी। एंगल ए एम बी बराबर होगा किसके? एंगल बी एम सी के। एंगल बी एम सी के परावर्तन के नियम से यहाँ पे लिख सकते हैं, परावर्तन के नियम से। आप लोग इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, हमारा काम है पढ़ाना। एग्जाम में अगर पूछता है तो इसको छोड़ सकते हैं। चलो एंगल ए एम बी उतना काट दिया जाएगा। ए एम बी बराबर हो गया बी एम सी के। अब ये एंगल हम इससे को बी एम सी, फिर एंगल बराबर होगा सी एम एफ के। कौन से कोण से? शीर्षाभिमुख कोण से। एंगल बी एम सी बराबर हो गया एंगल सी एम। समझ में आया? देखिए यहाँ पे बी एम सी, चूंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही हैं, एक ऐसे एक ऐसे, तो ये बी एम सी एंगल सी एम एफ के बराबर हो गया। कौन से एंगल से? तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या? शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। अब थोड़ा ये एंगल ए एम बी बी एम सी परावर्तन के नियम से बराबर है, क्योंकि एंगल आई एंगल आर के। फिर ये एंगल बी एम सी सी एम एफ के बराबर हो गया शीर्षाभिमुख कोण से। तो चूंकि ये एंगल आर के बराबर। फिर संगत कोण अभी यूज किए हैं हम, ए एम बी, और ये संगत कोण है एम सी एफ, यही है ना? इसको लिख लेते हैं हम फिर दोबारा। एंगल ए एम बी बराबर एंगल सी एम एफ के। कौन से कोण से? वह गधा, संगत कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से तो बराबर हो गया है ना, अब संगत कोण से, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे देखो, अब ये एंगल आर है तो क्या एंगल आर के जगह हम आई यूज कर सकते हैं? क्योंकि आई आर दोनों आपस में बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे किसके जगह लेके आए? एंगल सी एम एफ। सी एम एफ, ठीक है। या डायरेक्ट अब ट्रेंगल लगाते हैं, छोड़ो उसको, लिखते हैं ट्रेंगल। कौन से ट्रेंगल में? सी एम एफ में। और आर के जगह अब लिख लेते हैं हम आई। आर के जगह आई क्यों आया आपको पता है?
क्योंकि एंगल आई और आर आपस में बराबर है। ये उसको एक लाइन यूज कर लेना जी। चलो रख लेते हैं यहाँ पे एंगल आई, ये कौन सा एंगल है, CMF। कौन सा एंगल है, CMF। कहाँ पे CMF कहीं दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसको बना देते हैं समीकरण 1 2। यहाँ पे है एंगल CMF, इधर भी BMC है, इधर भी BMC है, यहाँ पे BMC इसके बराबर है, यहाँ पे इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर, यानी यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से कौन किसके बराबर होगा, AMB बराबर होगा, तो AMB आई के बराबर है और CMF भी आई के। अब ट्रायंगल लगा, ट्रायंगल कौन सा, CMF में वही कंसेप्ट, फिर ये टोटल, ये पहले ट्रायंगल में जब देखेंगे एंगल आई और एंगल आई ये दोनों को अब कोण बराबर है तो सामने की भुजा भी बराबर होगा, क्योंकि लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल आई बराबर एंगल आई, इसलिए क्या हो जाएगा बाबू, CF बराबर हो जाएगा MF के, CF बराबर, और फिर वही दर्पण का द्वारक क्या हो, बोलो, द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक क्या हो, दिख रहे हैं, द्वारक जब छोटा होगा तो ये जो M बिंदु होगा वो कहाँ पे आएगा, P पे, यानी M P पर होगा, किस पर, इसलिए यहाँ पे जो हम CF बराबर MF लिखे हैं तो उस CF बराबर MF के जगह लिख सकते हैं PF। सेम प्रोसेस है वही, इसलिए चूंकि समझ में आ जाए इसलिए बता रहे हैं। अब टोटल फिर यहाँ पे यूज करेंगे PC, और PC किसके बराबर होगा, PF और प्लस में CF के, PF प्लस CF के, तो PC वक्रता त्रिज्या होगा, ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या हो जाएगा R। PF को PF रहने देते हैं और इस CF को भी हम PF लिख लेते हैं, क्योंकि CF किसके बराबर है, PF के, R का R, PF और PF 2, PF के जगह पे फोकस दूरी यानी स्मॉल f, क्यों, क्योंकि ध्रुव से लेके मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, ये R बराबर 2f, या 2 को इधर कर दो तो f बराबर हो जाएगा R/2, तो ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। उतारिए इसको, वही फिगर बनाएंगे जो हम लोग f बराबर R/2 प्रूफ करने के लिए बनाए थे, ध्यान से समझ लीजिए। ये हो जाएगा f, है ना, कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये क्या है f, और ये यहाँ पे रखते हैं हम लोग वस्तु को, प्रतिबिंब सबको पता है कहाँ बनेगा, C और F के बीच, प्रकाश की किरण को भेज दिए, यहाँ से टकरा के यहाँ से गई, यहाँ से टकरा के यहाँ से गई, ठीक है। ये हो गया वस्तु का ऊंचाई A B, एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है B, तो यहाँ भी जो हम पॉइंट लेंगे ये B' लेंगे, ये क्या हो जाएगा A', ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हमारा हो जाएगा M, बस। अब देखो, अब सबसे पहले डिस्टेंस वाले को लिख लेते हैं, या नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये AB वस्तु की ऊंचाई, ये A' B' प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें दो ट्रायंगल लेना है, उल्टा कहाँ है, एक्सिस पे B है ना, तो एक्सिस पे B', यही तो समझाए हैं, A ऊपर है तो यहाँ A' ऊपर हो गया, उल्टा नहीं है। तो तुम्हारे कहने का मतलब A' ऊपर होना चाहिए, ऊपर नीचे से नहीं, मतलब एक्सिस से ना मतलब है, एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है तो B', इधर A तो A'। दो ट्रायंगल सबसे पहले, कौन कौन सा ट्रायंगल, एकदम नजदीक वाला दिख रहा है, कौन सा, कौन कौन ट्रायंगल है, ABC और A'B'C, यही ना है, ABC A'B'C, इन दोनों को समरूप कर लेना है। हम डायरेक्ट भी समरूप लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए समरूप कैसे है। ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल A'B'C में ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे है, ये एक एंगल इसमें का 90 डिग्री, इसमें का 90 डिग्री, और ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो जिस त्रिभुज का दो एंगल बराबर तो तीसरा भी बराबर, तो एंगल से ये त्रिभुज समरूप हो गया। त्रिभुज में पढ़े होंगे आप लोग, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल, कौन सा एंगल, इसका नाम दे दे ABC, और इसमें का बराबर हो जाएगा A'B'C, ये एंगल बराबर होगा, कितने डिग्री का होगा, ये प्रत्येक 90 डिग्री का, 90 डिग्री, समझ में आ रहा है इतना, प्रत्येक
दूसरा एंगल आपको बताए थे ये एंगल, इसका नाम होगा ए सी बी। एंगल ए सी बी बराबर ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश। शीर्षा कौन से, जब त्रिभुज के दो एंगल बराबर तो तीसरा भी बराबर, यानी इसको लिख सकते हैं हम एंगल, एंगल से ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो गए। समरूपता का सिंबल आपको पता है, ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे सांप के जैसा, ये हो जाएगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। एंगल, एंगल से ये दोनों त्रिभुज समरूप, एंगल एंगल से समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा मतलब साथ वाला भुजा, ठीक है ना, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब कौन कौन सा संगत भुजा लेंगे, क्योंकि इस त्रिभुज में तो 3 गो भुजा है, हम लोग लेंगे 2 ही भुजा, और वैसी 2 भुजाएं जिसको हम डिस्टेंस के रूप में लिख सकें। जैसे इसको ए बी है तो ए बी ले लेते हैं, क्योंकि ए बी का डिस्टेंस हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई, एच ओ लिख सकते हैं, और इधर क्या हो जाएगा, क्योंकि वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, यहाँ पे ए डैश बी डैश। इधर हम क्या लेते हैं अब, बी सी नीचे वाला बेस, और इधर लेते हैं बी डैश सी, इधर ले लेते हैं बी डैश। समीकरण, दूसरा ट्रायंगल को समरूप नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं समरूप है, ठीक है, क्योंकि फिर यही चीज लिखना पड़ेगा। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे पता है, इधर वाला, कौन सा, ए नहीं ना, एम, एम पी एफ ए डैश बी डैश एफ। कौन कौन सा जी, डायरेक्ट लिख देते हैं समरूप है, या लिख लेते हैं अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो, द्वारक छोटा हो तो m कहाँ पर जाएगा, p पर होगा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे ट्रायंगल एम पी एफ, नहीं एम पी एफ, इसको भी हटा देते हैं, इसका यूज बाद में है। ट्रायंगल एम पी एफ समरूप हो गया ट्रायंगल, तो इनके भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कौन सा संगत भुजा लेंगे, बोलो, एम पी, कौन सा, और इधर आधार लो, आधार पी एफ, और बटा बी डैश एफ। समझ में आ रहा है, बी डैश एफ, इधर भी तो आना चाहिए ना जी, इसमें तो आ ही नहीं रहा, इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख दें, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एम पी बटा में ए डैश बी डैश, और इधर हो जाएगा फिर पी एफ बटा बी डैश। समझ में आ रहा है, नहीं तो समझिए, सबसे पहले ऊंचाई फिर बेस, क्या लेना है, ऊंचाई और बेस। ये इसका ऊंचाई है, देख रहे हैं, एम पी ऊंचाई, इसका ऊंचाई ए डैश बी डैश, बेस मतलब आधार, तो इस ट्रायंगल का आधार देख रहे हैं यही ना है, बी डैश एफ, तो बी डैश एफ, और इस ट्रायंगल का आधार पी एफ, तो पी एफ हो गया। अब चूंकि अब लिखते हैं ये चीज जो यहाँ पे लिखे थे, द्वारक छोटा हो, द्वारक छोटा हो तो नहीं, द्वारक छोटा हो तो एम एफ पी एफ के बराबर होगा, क्योंकि एम आ जाएगा पी पर, एम एफ जो होगा वो पी एफ के बराबर होगा। इसके यूज अभी बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसको अगर एक स्टेप और आगे बढ़ाए तो एम पी की जगह हम ए भी लिख सकते हैं, नहीं ना लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जितना ए बी है उतना ही क्या होगा, एम पी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम फिर ए बी बटा ए डैश बी डैश, क्या लिखेंगे, ए बी बटा ए डैश बी डैश, और बटा में ये पी एफ बटा बी डैश एफ, वैसे ही उतार लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। समीकरण एक इधर तो बना दिए हैं, ये 2 और ये 3। अब देखो समीकरण 3 और 1 में देखो क्या सिमिलर दिख रहा है तुमको, ए बी बटा ए डैश बी डैश उधर भी LHS में है, इधर भी LHS में है, तो दोनों का LHS बराबर तो RHS भी बराबर। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या बराबर हो जाएगा, बी सी बटा बी डैश सी बराबर, इधर बराबर होगा पी एफ बटा, अब डिस्टेंस में इसको कन्वर्ट करेंगे दूरियां में, अच्छा 3 से 3 करते हैं,
ठीक है। अब दूरी में चेंज करेंगे, BC कोई दूरी है क्या, है या नहीं, कोई दूरी नहीं है। दूरी कौन कौन है ध्यान से समझ लीजिए, P से लेके B तक वस्तु दूरी, P से लेके B' तक प्रतिबिंब दूरी, P से लेके C तक वक्रता त्रिज्या, P से लेके F तक फोकस दूरी, यही सब दूरियां हैं। BC कोई दूरी है क्या, तो इसको दूरी में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं बाबू, तो पहले लिखते हैं इसको PB पूरा, क्योंकि PB एक दूरी है, वो है वस्तु दूरी, और माइनस कर लेते हैं टोटल PB में से, इसको हटा लेते हैं तो फिर हमारा क्या आ जाएगा। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है समझना, यहाँ पे ये समझ गए तो सब खत्म। BC को हम दूरी के रूप में चेंज करने के लिए सबसे पहले PB लिख लिए, क्योंकि PB वस्तु दूरी है, तो उसके जगह पे हम PB के जगह पे बाद में U लिख लेंगे। उसके बाद इसमें से BC लिख रहे हैं यहाँ पे, BC सॉरी PC, P से लेके C तक की दूरी क्या होता है, वक्रता, जिसके जगह पे हम R के जगह 2F भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी प्रूफ किए हम लोग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं PC, PB में से PC माइनस करेंगे तो BC आ जाएगा, दूरी में चेंज हो गया। एक स्टेप यहाँ पे अब आ गया B'C, कोई दूरी है ये भी कोई दूरी नहीं है, B'C कोई दूरी नहीं है, तो फिर इसको क्या करेंगे, फिर PC में से माइनस करेंगे PB' को, PC माइनस PB बराबर PF कोई दूरी है फोकस दूरी, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। फिर B''F कोई दूरी नहीं है, छोटा वाला कोई दूरी है, तो इसको लिखेंगे PB', क्या लिखेंगे, और माइनस कर देंगे PF, क्या कर देंगे, समझ में आ रहा है। तो चलो जब माइनस कर दिए, अब सबको उसके संकेत के रूप में चेंज कर लो। PB के जगह पे क्या रख लो, PB के जगह पे माइनस U वस्तु दूरी है, ठीक है। इधर PC के जगह पे वक्रता त्रिज्या, माइनस है तो माइनस ही रहने दो, ये वाला माइनस तो है, माइनस प्लस में भी यहाँ पे ध्यान देना है। और वक्रता त्रिज्या के जगह हम 2F डायरेक्ट रख लेते हैं, क्या रखते हैं, माइनस में कि प्लस में, तो माइनस में 2F बटा, ये है PC वक्रता त्रिज्या, इसके जगह पे भी माइनस 2F, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस PB' क्या है बाबू, प्रतिबिंब दूरी यानी माइनस V बराबर PF के जगह पे माइनस F बटा, फिर PB', P ध्रुव से लेके यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी किससे सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित करते हैं, V से, तो प्लस में कि माइनस में, माइनस में माइनस भी, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, फिर PF यानी P से लेके F तक की दूरी फोकस दूरी, यानी यहाँ पे हो जाएगा माइनस, आ रहा समझ में। अब बस माइनस प्लस गुणा करो, माइनस U का माइनस U, माइनस माइनस प्लस 2F, माइनस 2F का माइनस 2F, फिर माइनस माइनस प्लस V बराबर माइनस F बटा माइनस V माइनस माइनस प्लस F। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मैथ का कैलकुलेशन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए अब V में पहले इन दोनों से गुणा करेंगे, फिर F से इन दोनों से गुणा करेंगे, और ये तो इधर केवल F है तो इधर कर लेंगे, करें गुणा, करते हैं। देखो माइनस V में माइनस U से गुणा होगा UV, माइनस माइनस, V में इधर 2F से गुणा होगा तो माइनस 2VF हो गया। अब F से करते हैं, F में U से गुणा होगा तो माइनस UF, और F में 2F से गुणा हो गया तो 2F² प्लस में क्या होगा, 2F, समझ में आ रहा है। चलो बराबर, अब F में इधर करते हैं, माइनस F में माइनस 2F से 2F² और फिर माइनस F में V से माइनस V हुआ भाई। चलो काट लेते हैं, 2F² से 2F² कट गया, तो आ ही नहीं रहा यार यहाँ तक, ठीक है। 2F² से 2F² क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, यहाँ पे UV, यहाँ पे UF और यहाँ पे VF। तो एक साइड हमको VF चाहिए ना, एक तरफ हमको क्या चाहिए, F चाहिए, F बराबर 1/F बराबर 1/V प्लस 1/, क्या करें इसको बताइए। एक काम करो, इधर का तब तक लिखना है तो लिख लो,
लिखे लो तो मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2f² से क्या हुआ, 2f² कट गया, क्यों, दोनों तरफ प्लस में है, अगर इसको इधर कर लोगे तो माइनस में हो गया। चलो इधर हो गया हमारा u भी, यही ना हुआ जी, कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा, u भी इधर बच गया -2vf, -2vf, ठीक है सब सही है। u भी -2vf, फिर क्या है -uf, उधर क्या है, इधर आ गया तो बराबर 0, u भी का 2vf और एगो vf, ये माइनस में प्लस में जुटेगा या घटेगा, घट जाएगा, दो में से वो घट गया, माइनस में और माइनस में बराबर 0। चलो अब कर क्या करेंगे, जितना माइनस वाला है दोनों को उधर कर लेते हैं, इधर हो गया vf प्लस में, इधर हो गया uf प्लस में। अब क्या कर देंगे, प्रत्येक पद में u vf से भाग देने को, गुणा भाग, तो भाग देते हैं u vf और u vf, uf से uf, vf से और u भी से, इधर बच गया 1/, इधर बच गया 1/, इधर 1/, आ गया आपका दर्पण सूत्र, हो गया। वस्तु हो गया हमारा A B, प्रकाश किरण गया, कहाँ से जाएगा, मुख्य फोकस से चला गया। दूसरी प्रकाश की किरण इधर आप ऊपर कर सकते हो, A', ये B', ठीक है। और बाकी सब तो अगर ट्रायंगल हमको लेना हो तो A B C, फिर A', B', C, और फिर एक और ट्रायंगल हमको लेना होता है और A', B', F ना जी, और एक और ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, A', B', P, कौन सा ट्रायंगल है जी इसमें, A', B', P। अच्छा, एक ट्रायंगल यहाँ से भेज दिया है, यहाँ पे, तब कौन सा ट्रायंगल लेगी ना, ठीक है ये ट्रायंगल लेंगे, देख लो, एक ट्रायंगल होगा ABC, A', B', ये बड़ा वाला, एकदम बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, A', B', C। अब यहाँ पे किया क्या है ना, इस प्रकाश की किरण को यहाँ से भेज दिया है, तो दूसरा ट्रायंगल होगा A', B', C और A', B', P। ये कौन सा है, पॉइंट P, जो कि दर्पण का क्या है, ध्रुव है, क्या है, डायरेक्ट लिखते हैं हम कि ट्रायंगल ABC समरूप है किस ट्रायंगल के, A', B', C के, यही ना होगा। अब कैसे होगा आपको पता है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, एक एंगल बराबर, इसमें भी C और इस ट्रायंगल में भी C, ये दोनों बराबर। चलो अब जब ट्रायंगल समरूप हो गया तो भुजाओं का अनुपात बराबर, इधर क्या हो जाएगा, बेस लेंगे हम BC और इसका बेस क्या हो जाएगा B', यही ना होगा, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल, इसको बना देंगे समीकरण, दूसरा ट्रायंगल अभी बताएं क्या लेंगे, A', B', C और A', B', P, यही ना लेंगे, लिख लेते हैं ट्रायंगल क्या, A', B', C की P, A', B', F, A', B', F और समरूप हो जाएगा ट्रायंगल A', B', C के, ऐसे ही ना। तो इस हिसाब से कहाँ पे, A', B', P, नहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है इस पर, चलो समझ लो, इसको हटा के डायरेक्ट कहाँ से भेजते हैं, ध्रुव से, ऐसे नहीं भेजे हैं, ये चला गया। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे बताओ तो, इधर ये भी लाइन है, ये भी लाइन भी है, ABP और A', B', ठीक, ABP और A', B', P दोनों समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी
बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश, और बटा में बेस लेंगे तो ये हो जाएगा बी पी, और नीचे का बेस लेंगे तो ये हो जाएगा बी डैश पी। समीकरण 2। दोनों में आप देखिए क्या चीज़ बराबर है, LHS RHS भी बराबर हो जाएगा 1 और 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, BC है जी, BC बटा में B डैश C बराबर, इधर हो जाएगा क्या, BP बटा B डैश P, यही ना। अब बस डायरेक्ट डिस्टेंस पुटअप करते हैं, इसको थोड़ा आसान कर दिए हम। BC के जगह पे अब देखो BC यहाँ पे है कहाँ पे, यही ना है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक BC ना जी। तो यहाँ पे अब माइनस नहीं बल्कि प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे BC को, टोटल BC को हम लिखेंगे PB और प्लस में PC, यहाँ पे लिखेंगे PB प्लस PC, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी वस्तु दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी वक्रता त्रिज्या, बटा में है BC, BC है ना कि B डैश C है, B डैश C, B डैश C यही ना है। इसको कैसे लिखेंगे जी, B डैश C को कैसे लिखेंगे बताओ तो, B डैश C को कैसे लिखेंगे, बैट कुछ नहीं, पहले PC टोटल और PC में से माइनस कर लेंगे PB डैश, क्या कर लेंगे, टोटल PC में से PB को माइनस कर दिए तो क्या बच गया, B डैश C, जो कि यहाँ पे B डैश C है बराबर, इधर है BP, BP तो एकदम आसान है, BP वस्तु दूरी है ना जी, तो BP को BP ही रहने देंगे, और B डैश P ये भी आसान है, बस प्रतिबिंब दूरी है तो इसको भी वैसे ही रहने देंगे। वैल्यू पुटअप करते हैं, PB जो है अभी बताएं आपको वस्तु दूरी है तो -u, प्लस PC वक्रता त्रिज्या है तो 2f, फिर बटा में PC वक्रता त्रिज्या 2f, सब प्लस में क्योंकि आपतित की दिशा में मापा जा रहा है, माइनस का माइनस, PB डैश प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा V बराबर, फिर यहाँ पे PB ये भी हो जाएगा -u, B डैश P, माइनस प्लस एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, गलत हो गया तो सारा गलत, PB डैश ये भी हो जाएगा हमारा V प्लस में, यही ना होगा, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करें अब, V में U से गुणा होगा -UV, V में F से गुणा होगा 2V, U में इससे गुणा होगा -2UF, U में V से गुणा होगा प्लस में UV, ये ना होगा, ठीक है। इधर U भी है तो काम करते हैं, चलो UV का UV रहने देते हैं, इस प्लस 2VF को ऐसे ही रहने देते हैं, हाई दोनों को उठा के लेके आते हैं इधर, -2UF प्लस में हो गया और ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में UV बराबर 0। चलो नहीं जुटेगा, दोनों माइनस में है तो -2UV और फिर प्लस में ये 2VF प्लस में 2UF बराबर, सब में से 2 कॉमन करके हटा सकते हैं, इधर हो जाएगा -UV प्लस VF प्लस UF बराबर 0। प्रत्येक पद में UVF से भाग देंगे, भाग देने से पहले UV को उधर कर लीजिए, चूंकि ये माइनस में है तो उधर चला जाएगा, तो इधर बच जाएगा हमारा VF प्लस UF और बराबर में हो जाएगा UV, माइनस में था उधर गया तो प्लस में। प्रत्येक पद में क्या करेंगे, UVF से भाग देंगे, UVF बटा में UV, UV से UV कट गया, UF से ये UF और VF से इधर बचा 1/U प्लस 1/V बराबर 1/, ये आपका हो गया दर्पण सूत्र, नोट कीजिए। चलिए लास्ट टॉपिक है हम लोग का आवर्धन, ठीक है, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो। नींद तो लग रहा है हम लोग, तुम लोगों को समझ में आ रहा है इस दर्पणों की पहचान, ठीक है, वो भी बता देंगे जब याद दिला दे तो, बस ठीक है, ये समझ लो लास्ट टॉपिक है, ठीक है। आवर्धन समझाएंगे नहीं, बस बता देते हैं, लिखवाएंगे नहीं। आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, तो m बराबर और बराबर, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, इसको हाँ,
तो प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को भी आवर्धन कहते हैं, और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को भी। ये एच आई क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच ओ ऊंचाई। अब आपको बताए थे कि आवर्धन कभी होता है प्लस, कभी होता है माइनस। किस किस स्थिति में आता है? प्लस कब होगा और माइनस कब होगा बताइए? ना 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 ना, जब भी, अब ध्यान समझिए, जब भी प्रतिबिंब आभासी बनता है, क्या बनता है? तो हमेशा आवर्धन प्लस में होता है। यानी अगर आवर्धन का वैल्यू धनात्मक हो गया तो इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी है। क्यों आभासी है ये देखिए, ये क्या है? वास्तविक में हमेशा प्लस में होता है, सबको पता है। तो m का वैल्यू इधर आते हैं अगर, तो नीचे वाला वैल्यू जो होगा वो किस में होगा? एच आई क्या है? प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में कब होगा? जब प्रतिबिंब ऊपर बनेगा, एक्सिस से ऊपर बने प्रतिबिंब। जैसे देख लीजिए ये ऊपर बना है, तब ना ये प्लस में होगा। तो प्लस प्लस बराबर, इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी है। अब माइनस में अगर आ गया, यानी ये इसका मतलब प्रतिबिंब नीचे बन गया, और प्रतिबिंब जब नीचे बन गया तो माइनस हो गया, तो ये वास्तविक हो गया। तो जब भी प्रतिबिंब धनात्मक है ना, या सॉरी प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो आवर्धन का मान ऋणात्मक, और प्रतिबिंब अगर आभासी है तो आवर्धन का मान प्लस धनात्मक। एक होता है आवर्धन का मान एक से ज्यादा जी, एक से छोटा, और एक के, ये किस किस स्थिति में होता है पता है? नहीं पता है? अभी कहाँ बताएं? अच्छा बताओ, यहाँ पे समझो। अब आवर्धन का मान यहाँ पे एक से क्या है? तो जब भी आवर्धन का मान एक से ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा है कि वस्तु की ऊंचाई ज्यादा है? अब इसको यहाँ पे लेके आ जाओ। ये m क्या है? आवर्धन। एक का मान एक से ज्यादा, यानी इसका वैल्यू एक से ज्यादा कब होगा? जब ऊपर वाला ज्यादा होगा। तो यानी ऊपर वाला ज्यादा का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा। जैसे मान लो ऊपर है हमारा 3, नीचे हो गया तभी ना भाग देंगे तो 1.5 आया। तो इसका मतलब ये 3 प्रतिबिंब की ऊंचाई और 2 वस्तु की ऊंचाई। तो जब भी प्रतिबिंब की ऊंचाई अधिक होगा तब आवर्धन अधिक हो जाएगा। यानी आवर्धन का मान कह रहा है कि एक से अधिक है, और कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए, ज्यादा वस्तु से ज्यादा कि वस्तु से कम कि वस्तु के बराबर कि कोई नहीं, बताइए। तो क्या होगा? वस्तु से हमेशा ज्यादा होगा जब एक का मान, आवर्धन का मान एक से अधिक हो जाए। कम हो जाए तो इसका उल्टा, वस्तु से छोटा, और एक हो जाए तो वस्तु के। चलिए जाइए।